हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है और साथ ही बहुत सिंपल सा चैप्टर है। सो आप लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत इजी भी लगेगा। अब किस बारे में ये है एक्ट, सबसे पहले तो ये जानना है। फॉर एग्जांपल क्या इस एक्ट में हम ये बातें पढ़ते हैं कि अगर ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया तो इसे बोला जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, हम इस बात को समझेंगे। जब ये बात समझ में आ जाएगी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, तो ये भी देखेंगे लॉ मेकर्स ने क्या प्रोविजंस बनाए हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। क्योंकि एक्ट का जो नाम है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना चाहता है। अगली बात, मनी लॉन्ड्रिंग से ऐसी क्या बहुत बड़ी बुराई है कि इस लॉ को बनाया गया है और बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाया गया है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाया गया है? अगर कोई माना जाता है, पकड़ा जाता है कि वो दोषी है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो उसको इम्प्रिजनमेंट ज़रूर होगी ही होगी, और वो भी मिनिमम से मिनिमम 3 साल की होगी। वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता जी मैं फ़ाइन पे कर देता हूँ और मुझे छोड़ दिया जाए। जिस कोर्ट में केस चल रहा होगा वो कोर्ट का जज चाहकर भी जो मर्जी कर ले, 3 साल से कम की सज़ा नहीं दे सकता। सो हम कहेंगे लॉ बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ बनाया गया है ये जानने की ज़रूरत है। तो लॉ रोकना चाहता है मनी लॉन्ड्रिंग को, ये तो पक्का क्लियर होता है। पर मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ऐसा क्या बहुत बड़ा नुकसान हो जाता हमारा, गवर्नमेंट का, देश का, या मे भी देश की सिक्योरिटी का, जो इस लॉ को बनाया गया और इतना स्ट्रिक्ट बनाया गया। ये सारी चीज़ें तब समझ में आ सकती हैं जब पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब अच्छे से समझ में आया हो। सो अब मनी लॉन्ड्रिंग को समझने के लिए पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ डिस्कस करूंगा, सिचुएशंस को डिस्कस करूंगा, तब मनी लॉन्ड्रिंग की आपको डेफिनेशन भी पढ़ाऊंगा। मालूम चलेगा अगर मनी लॉन्ड्रिंग करते हो तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। जो हमें डेफिनेशंस मिलती हैं वो मिलती हैं सेक्शन नंबर 2 में, जनरली किसी भी एक्ट में, पर मैंने वर्ड बोला है जनरली, हमेशा नहीं। अब इसमें भी सेक्शन नंबर 2 में ही हमें मिलेंगी डेफिनेशंस, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, लॉ मेकर्स ने उसके लिए एक अलग बनाया सेक्शन, सेक्शन नंबर 3। तो जब भी हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करेंगे हम सेक्शन 2 को भी पढ़ेंगे, बट सेक्शन 2 में हमें ज़्यादा बात लिखी नहीं मिलेगी, हमें सेक्शन 3 में ज़्यादा बात मिलेगी। ज़्यादा क्या मतलब, पूरी बात मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन मिलेगी सेक्शन नंबर 3 में। और सेक्शन 3 ये भी बोलेगा अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, पकड़े जाते हो, तो आप पनिशेबल हो, और उसकी पनिशमेंट हमें मिलेगी सेक्शन नंबर 4 में। सो हम सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 को करेंगे, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब समझ में आ जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या पनिशमेंट है ये पता चल जाएगी। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, सबसे पहले तो अगर देखा जाए, आप लोगों को शायद कुछ भी नोटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको जो भी चीज़ें इस समय लिखूंगा वो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए दूंगा, ना कि आपको ये एग्जाम में लिखनी होंगी चीज़ें। जो एक्ट है पीएमएलए, मैं इसे शॉर्ट में बोल देता हूँ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का नाम है, 2002 में बना था ये ऑफ को मैं नहीं बोलता हूँ, तो बोलने वाले लोग इसे हो सकता है पीओएमएलए भी बोल दें, लेकिन मैं इसे बोलता हूँ पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस ऑफ के लिए मैं ओ नहीं लाया यहाँ पर। चलिए जी, सो पीएमएलए, इसी को बोल दिया जाता है कभी कभी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्यों? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ये बनाया गया एक्ट है। इसे आप बहुत बार एएमएल से बोल देते हो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। वेल, अब क्या है मनी लॉन्ड्रिंग, हमें सबसे पहले तो इस बात को समझना है। मैं इसके लिए कुछ सिचुएशन, सपोज एक एग्जांपल बहुत छोटा सा रखता हूँ यहाँ पर। मान लेते हैं कोई एक ट्रेडर है जो कि कोई गुड्स को खरीदता है और उन गुड्स को सेल करता है। खरीदने के बाद तो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स में वो इन्वॉल्व है। मान लेते हैं उसने पूरे साल में, सपोज वो दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में है, और चांदनी चौक एक बात के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कैश की होती हैं, कच्चे की होती हैं, चाहे वो इलीगल तरीके से कर रहे हैं, पर फिर भी चांदनी चौक में, सराफा मार्केट में ऐसा बहुत काम चलता है, कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं। सपोजिंगली ये एक ट्रेडर है जो बहुत बड़ा बिजनेस करता है, और इसने मान लेते हैं एक साल में 10 करोड़ रुपीस कमाए। मैं ओनली रिसीट से बोल रहा हूँ। सपोज इसकी इनकम थी फॉर सम फाइनेंशियल ईयर 10 करोड़, पर इसने जो अपनी रिटर्न भरी वो भरी ओनली रुपीस 50 लाख की। 50 लाख की रिटर्न भरी और 10 करोड़ की एक्चुअल इनकम थी, दैट मीन्स रुपीस 9.5 करोड़। इतने बड़े अमाउंट पर इसने कोई भी टैक्स नहीं दिया। जब कोई भी टैक्स नहीं दिया तो मैं सिंपल शब्दों में इसे नाम दे देता हूँ, ये ब्लैक मनी है। अब आती है बात, जितनी सिचुएशन में अभी दी है ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्या इस एग्जाम्पल नंबर 1 को देखकर हम कह सकते हैं कि इस ट्रेडर ने मनी लॉन्ड्रिंग की है? तो एक क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर रख दिया और मैंने कहा क्या इसे मैं बोल दूंगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है? सपोज दिस इज माई एग्जाम्पल नंबर 1। सो मनी लॉन्ड्रिंग में काम करता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ ML। आप ये एब्रीविएशन एग्जाम में बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, पर मैंने अभी इसमें आपको आंसर नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं आपके आगे सिचुएशंस रखूँ, आप लोग इन सिचुएशंस को कंपेयर करो और उसके बाद में हम फाइनली
सबके आंसर दे देंगे। से दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल नंबर 2 को मैंने बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह रखा, बस इसमें एक चीज़ और ऐड की। जो इसके पास ये 9.5 करोड़ रुपीज़ की ब्लैक मनी थी, इसने क्या किया, ये ट्रेडर जाता है एक सीए के पास। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कहता है जी मुझे तो पैसे कमाने हैं, जैसे मर्जी कमाऊं, गलत काम करूं, सही काम करूं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसे प्रोफेशन की, अपनी औरों की कोई इज्जत और देश का भी कोई ख्याल नहीं रहे। ये कहता है जी मैंने तो बस पैसे कमाने हैं। नाउ ये ट्रेडर सपोज किसी और व्यक्ति के साथ मिलकर, मान लेते हैं ये मिस्टर एक्स हैं, कुछ ऐसे एंट्रीज घुमाई जाती हैं। अब वो हमारा काम नहीं है पीएमएलए में पढ़ना, इससे मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। किया ऐसे जाता है, ये जो 9.5 करोड़ रुपीज़ का इस ट्रेडर के पास ब्लैक मनी थी, ये किस फॉर्म में था, कैश के फॉर्म में था। सीए की हेल्प से, और मिस्टर एक्स हैं एक व्यक्ति जिनके पास बहुत पैसा है बैंक में भी, कुछ ऐसा किया जाता है कि इस ट्रेडर के पास से ये 9.5 करोड़ का कैश चला जाता है, मिस्टर एक्स को मिल जाता है, और ट्रेडर को इसके बदले में एक चेक मिल जाता है। मान लेते हैं वो चेक मिल जाता है ₹8 करोड़ का, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट लेते हैं, आमतौर पे एंट्री इतनी महंगी नहीं मिलती, तो ₹9 करोड़ का। अब ये एंट्री वेंट्री क्या होती है, अगर आप लोग ऑफिस में काम करते हो तो आप लोगों को इसका पता होगा, और अगर एंट्री का मतलब नहीं पता तो मुझसे तो ना ही सीखो, ठीक है ना। इनकम टैक्स में एंट्री पढ़ी जाती है, समझी जाती है, वहाँ सीखेगा। इस ट्रेडर को एक चेक मिल जाता है 9 करोड़ रुपीज़ का, किससे मिल जाता है, मिस्टर एक्स से मिल जाता है, और मिस्टर एक्स तुम्हें कुछ कैश मिल जाता है, मान लेते हैं 9.4 करोड़ रुपीज़ का तुम्हें कैश मिल जाता है। तो बीच के 10 लाख रुपीज़ कहाँ गए, ये जो सीए है इसके पास आ जाते हैं, ये कहते हैं जी मैंने सारा काम कराया, मुझे भी तो कुछ पैसा चाहिए, मुझे भी घर चलाना है। तो इसने 10 लाख रुपीज़ का कैश लिया, 9.5 करोड़ में से 10 लाख इसके पास चला गया सीए के पास, मिस्टर एक्स को मिल गया 9.4 करोड़ का कैश, और जो ट्रेडर है उसको चेक मिला है 9 करोड़ रुपीज़ का। चलिए जी, नाउ अब हिसाब मत मिलाइएगा कि बाकी 40 लाख कहाँ गए, सिंपल, आपको इतनी बात पे ही गौर करना है। अब आते हैं इस चीज़ पर, ट्रेडर के पास अब ये अमाउंट आ गया चेक का ₹9 करोड़ रुपीज़। इसने क्या किया, जो ये चेक आया 9 करोड़, इसके ऊपर जो भी इनकम टैक्स बनता था वो इनकम टैक्स कैलकुलेट किया गया और टैक्सेस पे कर दिए इस ट्रेडर ने। इसका मतलब आज पता नहीं इस ट्रेडर के दिमाग में ऐसा क्या आया, इसने कहा जी जो आज तक मैं कर रहा था बिल्कुल टैक्स नहीं देता था, अब मैं टैक्स दे देता हूँ। कैसे, इस सारे के सारे अमाउंट को ले लेता हूँ चेक के रूप में और इसके ऊपर टैक्सेस पे कर देता हूँ। इसने टैक्सेस पे कर दिए। नाउ अब हमें सोचना है, अब जो पैसा दिख रहा है इसके पास, जो भी बचा हुआ 9 करोड़ में से कुछ टैक्स चला गया, मैं कोई टैक्स की कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, लगभग 5 to 6 करोड़ रुपीज़ का कैश इसके पास चेक बच गया, जो इसकी टैक्स देने के बाद की इनकम बची वो आ गई अमाउंट इसके बैंक में। क्या हम बोलेंगे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है? इसका मतलब यहाँ पर भी मेरा क्वेश्चन सेम वही बन जाएगा, क्या अब मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, ये हमारा सवाल होगा। मैंने यहाँ पर फिर से लगा दिया एक क्वेश्चन मार्क। वेल, अब आते हैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जिसे मैं एग्जाम्पल का नंबर देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। ये एग्जाम्पल नंबर 3 को ऐसे ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई एक व्यक्ति है जो कि एक क्रिमिनल है। सिंपली हमने बोला ये है ही एक क्रिमिनल, इसका काम ही क्या है, चोरी, डकैती, बदमाशी, एक्सटॉर्शन, मर्डर्स करना वगैरह वगैरह। सपोजिंगली इसे ऐसे ले लेते हैं, ये है एक चलिए ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं इसे मैं बोल देता हूँ मर्डरर के बजाय कॉन्ट्रैक्ट किलर। इसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, कहा कि मैं किसी को मारूंगा अगर मुझे तुम इतना पैसा दोगे। इस कॉन्ट्रैक्ट किलर को सपोज किसी से पैसा मिला, जिससे पैसा मिला मैं उसका कोई नाम यहाँ दे ही नहीं रहा, चलो जी, कॉन्ट्रैक्ट किलर को सपोजिंगली ₹1 करोड़ मिला कैश में किसी एक इंसान से किसी दूसरे को मारने के लिए, इससे उसका मर्डर कर दिया, 1 करोड़ रुपीज़ कैश में ले लिया। ये इसके पास 1 करोड़ रुपीज़ आए हैं किस तरीके से, मर्डर करके। मर्डर जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है, 302 में फांसी की सज़ा तक हो सकती है इस बात पर। वेल, अब इसने क्या किया, 302 जब मैं बोल रहा हूँ तो 302 क्या आप सब लोगों को पता होगा, इंडियन पेनल कोड की धारा है 302, सेक्शन है 302, जिसके तहत फांसी तक की बात आ जाती है, ये मैक्सिमम सज़ा होती है, जो कि 302 कहलाता है मर्डर। सो इसने मर्डर किया, जानबूझकर किसी को मार दिया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है इसके पास ₹1 करोड़ कैश है। अब सपोज ये कहता है जी मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि इस कैश को किसी तरीके से चेक में कन्वर्ट किया जाए। ये सपोज किसी एक सीए के पास जाता है, सीए से कहता है बताओ तुम मेरी क्या हेल्प कर सकते हो। ये सीए भी वो है जिसको कोई भी एथिक्स, कोई प्रिंसिपल्स, कोई लॉज की परवाह नहीं है। ये सपोज सीए किसी और एक इंसान के साथ में मिलकर इसकी को कहता है मैं तुम्हें चेक दिलवाऊंगा। मान लेते हैं एक एक्सपोर्टर है, चलिए ये एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर सीए और कॉन्ट्रैक्ट किलर के बीच में ट्रांजैक्शन ऐसी होती है, एक्सपोर्टर कहता है कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का आया था एक कॉन्ट्रैक्ट, मैं ऐसा शो कर देता हूं कि मैंने कमीशन पे की है ऑन दिस एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। और ये कमीशन किसे पे की है, मैंने ये कमीशन पे की है सपोजिंगली
इस व्यक्ति को जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, इसे नाम ही हम दे देते हैं, चलिए कॉन्ट्रैक्ट किलर, तो कमीशन के रूप में पैसा पे कर दिया। मान लेते हैं सीए का कोई भी, सीए ने कोई बीच में अपना कट नहीं रखा, जिससे कि सिंपल सा एक एग्जांपल बन जाए। यहाँ चलिए मान लेते हैं इसने ₹10 लाख बीच में लिए, तो 90 लाख रुपीस कॉन्ट्रैक्ट किलर तुम्हें रिसीव हो गए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है इसके पास जो 1 करोड़ का कैश था, अब इसकी जगह इसके पास आ गया 90 लाख रुपीस का एक चेक, और एक्सपेंस बुक कर लिया इस एक्सपोर्टर ने कि मैंने तो कमीशन पे की है ऑन दिस एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, 1 करोड़ रुपए का खर्चा बुक कर लिया इस एक्सपोर्टर ने, ₹1 करोड़ का एक्सपेंस से मिल गया। कौन सा एक्सपेंस मिल गया? कमीशन ऑन एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट पे की है इस एक्सपोर्टर ने। वेल, ये एक ट्रांजैक्शन है जो एग्जांपल नंबर 3 है। अब अगर आपके पास ये आपने ऐसा कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट किलर कि आपने कैश दे दिया और उसके बदले में आपको चेक मिल गया 90 लाख रुपीस का, इस पर भी आपने टैक्सेस पे कर दिए। सिंपल सी बात, यहाँ पर भी मैं क्या चीज़ दिया, जो 90 लाख रुपीस कमीशन इनकम आपकी दिख रही है, इस पर इसने टैक्स पे कर दिया। देखो कितना इनकम टैक्स एक्ट का कितना अच्छा कंप्लायंस कर रहा है। जो मर्डर से मिला हुआ पैसा है उसको पहले तो दिखाया कैसे, जैसे एक कमीशन का पैसा है, और उसके बाद इस पर टैक्सेस भी पे कर दिए। ये जो एग्जांपल नंबर 3 अब आप लोगों को दिख रहा है, अगर इस पे सवाल आए क्या यहाँ पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग है या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, सो हमें अब इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये हमारा बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3, तो बेटर है हम सबसे पहले इसमें आंसर करते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को कोई भी शब्द नहीं पढ़ाया है जो कि पीएमएलए में लिखा गया है। अब मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स पढ़ाने जा रहा हूँ, आप उन वर्ड्स को पढ़ेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे और उसके बाद सोचेगा कि क्या ये सिचुएशन, 3 सिचुएशंस जो मैंने दिए हैं, क्या कवर होती हैं मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में। चलिए देखते हैं ज़रा इसको। सेक्शन नंबर 2 में आपको डेफिनेशंस मिलती हैं। अब डेफिनेशंस तो बहुत सारी हैं, पर मैंने आपको सिलेक्टेड डेफिनेशंस दी हैं जो कि रेलेवेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर पी में है, लेकिन ये हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं बनती, क्योंकि लॉ मेकर्स ने लिखा मनी लॉन्ड्रिंग का वही मीनिंग होगा जो मीनिंग इसे दिया गया है, असाइन मीन्स दिया गया है इन सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 में जो मीनिंग दिया गया है, अब आप पढ़ तो यहाँ पर रहे हैं सेक्शन 2, पर मैंने यहीं पर आपको सेक्शन 3 भी लिख कर दे दिया है कि सेक्शन 3 में क्या किस तरीके से डिफाइन किया गया है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। Whosoever, जो कोई भी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो सीधे तरीके से हो सकता है घुमा फिरा कर, अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज, इसका मतलब कोशिश करता है शामिल होने की, या नोइंगली असिस्ट, किसी की हेल्प करता है, और नोइंगली इज अ पार्टी, या जानबूझकर एक पार्टी बन जाता है, या फिर इन्वॉल्व हो जाता है इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी, किसी भी प्रोसेस एक्टिविटी में जो कनेक्टेड है विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब ये वर्ड्स हमें डिफाइंड मिलेंगे, आगे ही हमें देखिएगा एक डेफिनेशन मिल जाएगी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की, इंक्लूडिंग इट्स कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन और यूज। सिंपल से वर्ड्स हैं तो। इन प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग, प्रोजेक्टिंग का मतलब हो गया दिखाया जाता है, क्लेम का मतलब ये इसे मानता है या कोई भी इसे मानता है, एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। ये वर्ड्स डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसका मतलब अगर सिंपल बोला जाए, टेंट का मतलब होता है दाग, तो अगर सपोज किसी कपड़े के ऊपर दाग लग जाता है तो हम उसे कह देते हैं ये टेंट है। और अनटेंटेड का मतलब क्या हुआ, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, इसका मतलब जो कि क्लीन है। तो आप कह सकते हैं, बहुत सिंपल शब्दों में अगर बोलूं तो अनटेंटेड प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, ये है क्लीन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की भी डेफिनेशन दी गई है हमें। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, सिंपल बोलूँ अभी तो, प्रॉपर्टी में हर तरीके की प्रॉपर्टी इंक्लूड हो जाएगी, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, तो कोई भी असेट क्यों ना हो वो प्रॉपर्टी में कवर हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा, कैसा करेगा, वर्ड से हमारे पास जो इंडल्ज या असेस्ट या पार्टी है या एक्चुअली इन्वॉल्व है किस चीज़ में, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कैसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, वो है किसी भी ऐसी प्रोसेस एक्टिविटी से रिलेटेड जिससे कि प्रोजेक्ट किया गया, दिखाया गया अनटेंटेड प्रॉपर्टी, तो ऐसा व्यक्ति होगा गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। चलिए जी, ये हमारे पास डेफिनेशन है। आपको सोचना है इस डेफिनेशन में क्या मेरे ये 3 एग्जांपल्स फिट होते हैं, ये पता करना और आसान हो जाएगा। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और पढ़ा देता हूँ। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब जो यहाँ दिया गया है उसे पढ़ लेते हैं। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मीन्स एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन दी गई है, कोई भी असेट हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो इसमें कवर हो जाएगी, टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल। जो भी प्रॉपर्टी डिराइव या ऑब्टेन की गई है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस, और द वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी, और where such property is taken or held outside the country, then the property equivalent in value held within the country or abroad। अगर हम इस डेफिनेशन को इस तरीके से पढ़ें तो हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। हम इसे रखते हैं सपोजिंगली एक हिस्सा,
प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का। और के बाद के जो वर्ड्स हैं इसे हम रखते हैं दूसरा हिस्सा, और उसके बाद जो और के वर्ड्स हैं इसे हम रखते हैं तीसरा हिस्सा। तो 3 हिस्से हम कर देते हैं इस डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के। आप पहले हिस्से पर ध्यान दें अभी, क्योंकि जो मैं आप लोगों को शुरू में एग्जांपल्स दूंगा ओनली इस पॉइंट नंबर 1 के होंगे। तो 1 में मेरे पास वर्ड्स क्या हैं, कोई भी प्रॉपर्टी जो आपने हासिल की है किसी भी व्यक्ति ने किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से, वो क्रिमिनल एक्टिविटी है रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। अब शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या है, लॉ मेकर्स ने इसे डिफाइन किया। अब क्या चीज़ हो रही है, हम पढ़ते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन तो उसमें वर्ड्स आ जाते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को पढ़ते हैं तो उसमें वर्ड्स आ जाते हैं शेड्यूल्ड ऑफेंस। अब हम शेड्यूल्ड ऑफेंस को पढ़ लेते हैं। शेड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब है ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल और द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल, पर पार्ट बी के लिए लिखा जो टोटल वैल्यू इन्वॉल्व है वो हो ₹1 करोड़ और मोर। तीसरी बात लिखी द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल। तो सिंपली 3 पार्ट्स हैं इस शेड्यूल के, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट बी के लिए आपको बस एक वैल्यू का ध्यान रखना है ₹1 करोड़ या इससे ज़्यादा। अब शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या है, इसके लिए हमें वर्ड्स लिखे मिल रहे हैं। आप देखो पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल, पार्ट बी, पार्ट सी। तो अब ये समझ नहीं आता है शेड्यूल क्या है। चलिए जी, शेड्यूल हम लोगों को इतना तो पता है डिटेल्स होती हैं। सो कहाँ पर दिया जाता है, जहाँ एक्ट के सारे सेक्शंस खत्म हो जाते हैं उसके बाद शेड्यूल शुरू होते हैं। अब इस पीएमएलए में ओनली एक शेड्यूल है, तो फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल ऐसे तो हम बोलेंगे ही नहीं। जब एक ही शेड्यूल है तो फर्स्ट वर्ड भी नहीं आएगा, ओनली शेड्यूल आएगा। हमने शेड्यूल दिया। मैंने आपको कहा था प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है, प्रॉपर्टी को एक बार देखते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी असेट्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, अब लिखा तो एवरी डिस्क्रिप्शन, मैं तो इसे ऐसे ही पढ़ सकता हूँ एनी डिस्क्रिप्शन, कोई भी डिस्क्रिप्शन का क्यों ना हो वो कवर हो जाएगा। इसका मतलब चाहे वो कैश हो, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, चाहे वो कोई प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर हो, गोल्ड हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, सब कुछ कवर होगा। लॉ मेकर्स ने आगे क्लैरिफाई किया, चाहे ये मूवेबल हो, चाहे मूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, इंक्लूड्स डीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे कागजात जिससे कि एविडेंस मिलता है कि आप मालिक हो। टाइटल मीन्स आपका मालिकाना हक है, या इंटरेस्ट, आपका कोई इंटरेस्ट है, इंटरेस्टेड हो इस प्रॉपर्टी या असेट्स में, चाहे ये कहीं भी लोकेटेड क्यों ना हो, इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। एक्सप्लेनेशन दिया, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द टर्म प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड यूज्ड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ऑफेंस करने के लिए अगर आपने किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है तो उसे भी प्रॉपर्टी बोला जाएगा, चाहे वो ऑफेंस हो इस एक्ट के तहत या किसी भी शेड्यूल्ड ऑफेंस के तहत। अब शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या है, ये बात तो हमने पढ़ ली थी। शेड्यूल्ड ऑफेंस वो है जो या तो पार्ट ए या पार्ट बी या पार्ट सी में दिया गया है। पार्ट बी के लिए एक वैल्यू भी थी 1 करोड़ और मोर। चलिए अभी हम इन टर्म्स को नहीं देख रहे, बेनिफिशियल ओनर को, क्लाइंट को, रिपोर्टिंग एंटिटी को, हमें ये डेफिनेशंस को नहीं पढ़ना। इसको भी अभी पढ़ेंगे थोड़ी सी देर में, ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस को। वेल, अब आप देखोगे आपको मिलेगा एक शेड्यूल के लिए पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल। जो हम शेड्यूल के 3 पार्ट सी बात कर रहे थे, पार्ट ए के लिए कोई वैल्यू नहीं थी, पार्ट सी के लिए भी कोई वैल्यू नहीं थी, पार्ट बी की वैल्यू थी 1 करोड़ और मोर। पार्ट ए को अभी आपने याद नहीं करना, सिंपली ऐसे सोचेगा, आपको जस्ट नॉलेज लेनी है। अभी पार्ट ए में हमने क्या किया है, कुछ पैराग्राफ्स रखे हैं। पैराग्राफ का मतलब आप सिंपल शब्दों में कह सकते हो सीरियल नंबर। यहाँ पर हमने कई सारे लॉज के नाम लिखे हुए हैं, तो लेजिस्लेशन मीन्स लॉ। उस लॉ के कौन से सेक्शंस को लिखा गया है वो हमें इस टेबल में दिख रहा है, तो टेबल को हमने पढ़ना है, समझ लीजिए, याद नहीं करना। आपको यहाँ पर कई सारे लिखे मिलेंगे पैराग्राफ्स। इसमें सबसे पहले ये है इंडियन पिनल कोड, दूसरा हो गया नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। इसी में शॉर्ट में बोल देता हूँ, नारकोटिक से एन आ गया, ड्रग से डी आ गया, साइकोट्रोपिक से पी आ गया और सब्सटेंसेस से एस आ गया। तो इसे मैं बोल दिया करूँगा एनडीपीएस एक्ट, शॉर्ट में बोल दिया इसे एनडीपीएस एक्ट। अब आप देखोगे बाकी सारे एक्ट्स के, कई सारे एक्ट्स के नाम हैं, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, आर्म्स एक्ट, वाइल्ड लाइफ वगैरह वगैरह। पढ़ते जाएं, हमारे पास लंबी लिस्ट है 29 की। सो मेरे पास यहाँ 29 एक्ट्स के नाम हैं। लास्ट वाला ये 29 कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पार्ट ए खत्म होता है, 29 एक्ट्स के नाम और हर एक्ट के कई सारे सेक्शंस के नंबर लिखे हुए हैं। चलिए इसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास केवल एक एक्ट का नाम लिखा हुआ है, कस्टम्स एक्ट, और उसका एक ही सेक्शन लिखा हुआ है 132। तो पार्ट बी तो कंपैरेटिवली इजी है, याद हो जाता है जल्दी से। फिर हमें लिखा मिलता है पार्ट सी। पार्ट सी में हमें शब्द मिलते हैं कोई भी ऑफेंस जो है ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस। क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस क्या है, इसकी भी हमें डेफिनेशन दी गई है। अगर अब हम देखें
मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब समझना है तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है समझना। मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ते वक्त वर्ड्स आ गए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पढ़ते वक्त वर्ड्स आ गए शेड्यूल्ड ऑफेंस। हमने शेड्यूल्ड ऑफेंस पढ़ा तो उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी लिखा मिला। हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को देखा। पार्ट सी में आगे वर्ड्स क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस, आगे लिखा है एंड इज स्पेसिफाइड इन पार्ट ए, आगे की कुछ बातें। पार्ट बी पहले कभी लिखा होता था, इस कट का मतलब है आज की डेट में ये नहीं है। तो क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस का है, ये एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, वो कहीं ना कहीं स्पेसिफाइड हो। कहां पर स्पेसिफाइड हो, एक बात पढ़ ली हमने पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी आज की डेट में नहीं लिखा हुआ, कट गया। इसका मतलब ये पॉइंट 2 है ही नहीं, हमने इसे नहीं पढ़ना। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी अंडर चैप्टर 17 ऑफ इंडियन पिनल कोड। अब ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, पर चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेंगे। ऑफेंस ऑफ विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड एनी टैक्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट रेफर्ड टू इन सेक्शन 51 ऑफ ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। इसे मैं शॉर्ट में बोल दिया करूंगा, इतना लंबा एक्ट का नाम है तो ब्लैक मनी एक्ट, सिंपल हम नाम इसको दे देंगे ब्लैक मनी एक्ट 2015। तो पार्ट सी किसे कवर करता है, पार्ट सी कवर करता है जब ऑफेंस है क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन का, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन ये कहीं ना कहीं स्पेसिफाइड हो। कहाँ स्पेसिफाइड हो, या तो पार्ट ए में, या चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी में, या फिर इस ब्लैक मनी एक्ट के सेक्शन नंबर 51 में, तब ये क्या कहलाता है, क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। अब बात समझ नहीं आती क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन क्या है। पहले मैं आप लोगों को ना सब कुछ दिखा रहा हूँ किस तरीके से लॉ बना हुआ है, और अब हम इसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि ये बस ओवर हो गया, हमने खत्म कर दिया, बिल्कुल नहीं। इन्हीं चीज़ों को आपको दोबारा मैंने पढ़ाना है, पर एक बार देखें तो पढ़ना क्या क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग समझने के लिए सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है। वेल, अब आते हैं क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस। इसके लिए लॉ मेकर्स ने डेफिनेशन बनाई। ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन क्या होगा। ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस मीन्स any conduct by a person at a place outside India, इंडिया के बाहर, which constitutes an offense at that place, वहां पर ये offense है, which would have constituted an offense specified in part A, part B और part C of the schedule had it been committed in India। अगर इंडिया में हुआ होता तो ये एक शेड्यूल्ड ऑफेंस कहलाता। कैसे कहलाता, या तो पार्ट ए में कवर होता है, या पार्ट बी में, या पार्ट सी में। इफ सच पर्सन ट्रांसफर्स in any manner the proceeds of such conduct or part thereof to India, अगर ये इंडिया में ट्रांसफर कर देता है, ये क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन का एक पार्ट हमने कर लिया। अब आ जाते हैं इसके आगे सब क्लॉज नंबर 2 पर। एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल which has been committed in India and the proceeds of crime or part thereof have been transferred to a place outside India, or any attempt has been made to transfer the proceeds of crime or part thereof from India to a place outside India। हम कह सकते हैं जस्ट अपोजिट हो गए ये दोनों सब क्लॉजेस। जो हमने लिखा है 1 में लगभग उसका अपोजिट है, एग्जैक्ट अपोजिट तो नहीं है, लगभग अपोजिट है। ये हुआ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। अब इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमें कंक्लूजन निकालना है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, और जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनमें क्या मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग पता करने के लिए हमें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन दी गई है। कहाँ तो ये जाए, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन दी गई है 21P में, पर इसमें तो लिखा है सेक्शन 3 देखो, तो मैं कहूँगा मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन 21P में रेफर करने के बजाय सेक्शन 3 से रेफर की जाए। सेक्शन 3 ने कहा जो भी व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग करेगा वो पनिशेबल होगा। वो कैसे पनिशेबल होगा वो हमें सेक्शन 4 बताएगा। तो जो भी व्यक्ति ऐसा काम करेगा वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाएगा, और वो व्यक्ति गिल्टी हो जाएगा, दोषी हो जाएगा ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई भी प्रोसेस एक्टिविटी कर रहा है, किससे कनेक्टेड है वो प्रोसेस एक्टिविटी, विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को वो प्रोजेक्ट कर रहा है, क्लेम कर रहा है एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। ये हमारे पास वर्ड्स हैं, अगर देखा जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, उन्हें प्रोजेक्ट या क्लेम किया गया है एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। अगली चीज़ हमें बोली गई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है, वो कोई भी प्रॉपर्टी है जो आपने हासिल की है, ऑब्टेन की है कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करके रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। बस इसके 1 को मैंने पढ़ाया, आपको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के मैंने 3 हिस्से कराए थे, 1 पढ़ाया, 2 और 3 नहीं पढ़ाया।
यहाँ पर वर्ड्स आए हमारे पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पढ़ते वक्त शेड्यूल्ड ऑफेंस, हमने शेड्यूल्ड ऑफेंस को पढ़ा। शेड्यूल्ड ऑफेंस में लिखा मिला पार्ट ए देखो, पार्ट बी देखो, पर पार्ट बी देखो तो कब देखना, जब वैल्यू हो 1 करोड़ और मोर। ये हमारे पास दूसरा हिस्सा हो गया पार्ट बी। तीसरा हिस्सा हुआ पार्ट सी, जिसमें हमने कोई भी वैल्यू नहीं लिखी। अब हमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को देखना था। हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को देखा। पार्ट ए में हमें 29 लॉज के नाम मिले। उन 29 लॉज के नाम के साथ साथ हमें कई सारे सेक्शंस मिले हर लॉ के। पार्ट बी में हमें केवल एक लॉ का नाम मिला, कस्टम्स एक्ट का, और एक ही सेक्शन मिला 132। इसके बाद पार्ट सी आया। पार्ट सी ने कहा क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन हो, और अगली बात वो लिखा गया हो कहाँ पर, पार्ट ए में, या फिर एक चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी में, या फिर ब्लैक मनीज एक्ट के सेक्शन 51 में। तो ये बात हो गई स्पेसिफाइड इन। जब हम पढ़ रहे थे ये बात क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन, तो दिमाग में आया क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन क्या होता है, लॉ मेकर्स ने इसे डिफाइन किया। हम फिर से पहुंच गए एक डेफिनेशन पर, क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन के लिए बोला गया यहाँ तो 1 में कवर हो गए तो भी क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन, 1 में नहीं हुए 2 में हुए तो भी क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। 1 में क्या चीज बोली गई, आपने कोई ऑफेंस किया है आउटसाइड इंडिया, उससे आपको कुछ पैसा मिला है, प्रॉपर्टी मिली है, और आप उसे ट्रांसफर करते हो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को टू इंडिया। ये जो सेकंड सब क्लॉज है ये जस्ट अपोजिट हुआ। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी का आपने कोई ऑफेंस किया इन इंडिया, और उससे जो मिले हैं पैसे, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बोल दिया, वो आपने कोशिश की या एक्चुअली में ट्रांसफर कर दिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। वेल, मैंने आपको अभी तक लॉ में क्या क्या लिखा है वो बताया है, पर इसका एनालिसिस नहीं किया। कह लीजिए एक बहुत फास्ट रीडिंग की है। अब हम इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं अपनी इन सिचुएशंस में। ये एग्जाम्पल 3 आपके सामने है। कॉन्ट्रैक्ट किलर ने किसी का मर्डर किया, और मर्डर करने के लिए उसे किसी से 1 करोड़ रुपीस कैश में मिले। ये 1 करोड़ रुपीस कैश दे दिया गया टू समबडी, जो सीए था जिसने सारा काम किया, उसने सपोज 10 लाख रुपीस अपना बीच में कट रखा। एक्सपोर्टर को पैसे मिले, सपोजिंगली कुछ भी अमाउंट 90 लाख रुपीस मिल गया। एक्सपोर्टर ने एक चेक दे दिया, मान लेते हैं रुपीस 1 करोड़ का, 1 करोड़ नहीं, सपोज यहाँ हमने कहा 90 लाख का आपको चेक मिल गया कॉन्ट्रैक्ट किलर। अब 90 लाख का जो चेक मिला वो अमाउंट बैंक में आ गया, इस पर टैक्स भी पे कर दिया इस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने। वेल, क्या अब मनी लॉन्ड्रिंग है या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, हमें इस बात को देखना था। मैं सबसे पहले इस एग्जांपल 3 को टेकअप कर रहा हूँ, चलिए जी। उसके बाद एग्जांपल 2 पर भी आएंगे, फिर एग्जांपल नंबर 1 पर भी आएंगे। जो एग्जांपल नंबर 3 है, अगर अब हम उसे एनालाइज करें, आपको सोचना है क्या यहाँ पर ये वर्ड्स फिट होते हैं, जो वर्ड्स अब मैं लिख रहा हूँ, कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है। सबसे पहले तो इस बात को देखेंगे, फिर हम देखेंगे ये वर्ड्स क्या फिट होते हैं। अब मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बोल रहा हूं जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाए थे डेफिनेशंस में। क्या कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस है, ये वर्ड्स को हम देखेंगे। तो एक इस बात को देखेंगे, एक इस बात को देखेंगे। जब ये दोनों चीजें देख लेंगे तो मैं वर्ड्स ये ले आऊंगा, जोड़ दूंगा इन्हें, क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। एग्जाम में हमें नंबर किस चीज़ के मिलते हैं, जो कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं। अगर आप बिल्कुल मान लेते हैं किसी को मनी लॉन्ड्रिंग बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ है, पर वो बहुत जनरल तरीके से लिखा है, ये कीवर्ड्स ना लिखे तो बहुत बढ़िया मार्क्स नहीं ले पाएगा। बहुत बढ़िया क्या, बढ़िया भी नहीं ले पाएगा। तो नॉलेज भी होनी ज़रूरी है, कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ लॉ के कीवर्ड्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेल, ये सारे वर्ड्स को मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे इस एग्जाम्पल नंबर 3 में फिट हुए। अगर फिट हुए और साथ में आगे की कुछ बातें भी फिट हुई तो मैं कहूँगा मनी लॉन्ड्रिंग है। सेम काम करेंगे एग्जाम्पल 1 और 2 में। अब आते हैं अगली चीज़, क्या मेरे इस एग्जाम्पल में ये वर्ड्स भी फिट होंगे, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। हमें इस बात को भी देखना होगा, क्या ये वर्ड्स फिट होते हैं। चलिए जी, इस पर भी लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं 1 बाय 1। क्या इस मर्डरर ने, कॉन्ट्रैक्ट किलर ने कुछ पैसा लिया था मर्डर करने का? बिल्कुल लिया था। कितना अमाउंट लिया था? इसने लिए थे ₹1 करोड़। क्या ये ₹1 करोड़ को बोला जाए ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है? चलिए जी, ये क्वेश्चन है। दूसरी बात, क्या इस मर्डरर ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है? जो मुझे देख के लगता है बिल्कुल की है। ये क्राइम है, क्रिमिनल एक्टिविटी है मर्डर करना, तो क्रिमिनल एक्टिविटी वर्ड्स फिट हुए। क्या जो इसने क्रिमिनल एक्टिविटी की है, मर्डर किया है, क्या वो शेड्यूल्ड ऑफेंस है? अब देखते हैं क्या वो शेड्यूल्ड ऑफेंस है। शेड्यूल्ड ऑफेंस की डेफिनेशन में आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी लिखा मिला था।
पार्ट ए में आपके पास 29 पैराग्राफ से तो 29 लॉज के नाम थे। क्या मर्डर इन 29 में से कहीं भी कवर होता है? अब भाई एक चीज़ है, हमारी सिलेबस में आईपीसी नहीं है पढ़ना, पर थोड़ी सी बात पढ़ लेते हैं। ये जो इंडियन पिनल कोड है आईपीसी, इसमें आपको सेक्शन 302 लिखा मिलता है। अगर आप 302 पढ़ोगे आईपीसी का तो उसमें हो जाएगा मर्डर करते हो तो पनिशेबल है। नाउ 302 मैंने जैसे ही देखा मर्डर किया, मेरे एग्जाम्पल में ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर था इसने क्या किया, मर्डर। मैंने चेक किया क्या मर्डर वाली बात पार्ट ए में कहीं कवर होती है, मुझे मालूम चल गया आईपीसी के सेक्शन 302 में कवर होती है। जैसे ये बात हुई मेरा आंसर आया क्या ये शेड्यूल्ड ऑफेंस है? यस, ये एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है। अगली बात, क्या अब ये वर्ड्स फिट हुए क्रिमिनल एक्टिविटी भी, और क्या ये वर्ड्स भी फिट हुए शेड्यूल्ड ऑफेंस? बिल्कुल। जब ये दोनों बातें पूरी हुई तो मैं कहूँगा ये भी वर्ड्स पक्का अप्लाई हो गए। एग्जाम्पल 3 में ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी, मर्डर करना, तो कैसी क्रिमिनल एक्टिविटी थी? क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस थी। नाउ ये टिक हो गया। अगली बात, क्या क्रिमिनल एक्टिविटी करके आपको मिले हैं कुछ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम? तो पक्का मिले हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट किलर को ₹1 करोड़ मिले थे, और वो कैसे मिले थे? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिले थे इस क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से। तो इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, इसे नीचे रख देते हैं, आपको लिए समझना आसान हो जाएगा। ये क्रिमिनल एक्टिविटी करके क्या हासिल किया था इस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने? क्रिमिनल एक्टिविटी करके इसने हासिल किए थे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो ये एरो शो कर देता है कि आपको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिले थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ किलर इस क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ। इसे मैं ऐसे बोल सकता हूं, एज अ रिजल्ट ऑफ। ये जो एरो है, इस एरो का इंटरप्रिटेशन हुआ कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिले हैं इस क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस की वजह से। अभी तक अगर आप देखो जो आपको लिखा दिख रहा है इस समय स्क्रीन पर, इससे क्या मालूम चल रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट किलर ने क्रिमिनल एक्टिविटी की रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस, मतलब एक मर्डर किया, और मर्डर करके इसे मिले प्रोसीड्स ऑफ क्राइम 1 करोड़ रुपीस। पर क्या अभी तक यहाँ इस स्क्रीन में जो अभी आपको दिख रही है, क्या ये लिखा मिल रहा है कि इसने इसे चेक में कन्वर्ट किया? तो अभी तक ये नहीं दिख रहा। मैं अब आगे के ये वर्ड्स भी यहाँ पर लेकर आता हूँ। ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे, क्या ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को दिखाने की कोशिश की गई है एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी? ये भी कीवर्ड से ध्यान रखिएगा। हमने पढ़े थे वर्ड्स अनटेंटेड प्रॉपर्टी, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन पढ़ रहे थे सेक्शन 3 में, तो ये वर्ड्स लिखे थे। क्या इसने अनटेंटेड प्रॉपर्टी दिखाई है? अब सोचेगा, मेरे एग्जांपल पे वापस जाइए। अनटेंटेड प्रॉपर्टी की बात कैसे दिख रही है? जब कॉन्ट्रैक्ट किलर ने इस एक्सपोर्टर को दे दिया कैश, एक्सपोर्टर से मिल गया एक चेक, और उस चेक को क्या दिखाया गया? ये चेक तुम्हें जो मिला है 90 लाख रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट किलर, ये किस बात का मिला है? मर्डर का नहीं मिला है। ये किस बात का मिला है? कमीशन ऑन एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये जो 90 लाख है ये कैसा दिख रहा है? और खासकर टैक्सेस पे करने के बाद ऐसे दिख रहा है जैसे आपकी एक जेन्युइन इनकम है, एक लीगल सोर्स से आई हुई इनकम है। तो इसे क्या दिखाया जा रहा है? लीगल सोर्स से इनकम दिख रही है। इसे मैं सपोज वर्ड्स लिख देता हूं, ये दिख रही है इनकम थ्रू अ लीगल सोर्स। एक लीगल सोर्स से आई हुई इनकम दिख रही है। क्या गलत सोर्स से आई हुई इनकम दिख रही है? बिल्कुल नहीं। अनलॉफुल एक्टिविटीज से आई हुई इनकम दिख रही है? बिल्कुल नहीं। कैसी इनकम दिख रही है? ये इनकम दिख रही है थ्रू अ लीगल सोर्स। और जैसे ही थ्रू अ लीगल सोर्स दिख रही है, लॉ मेकर्स के लिखे गए ये वर्ड्स बिल्कुल फिट हो जाएंगे। ये दागी प्रॉपर्टी नहीं है, इस पर अब कोई दाग नहीं है, दिखता है। इस बात को देखिएगा, ये दिखता है, तो ये क्या है? अनटेंटेड प्रॉपर्टी दिखती है। मैं ये नहीं कहूँगा अनटेंटेड प्रॉपर्टी है तो भी गलत ही चीज, लेकिन हम कहेंगे दिखती कैसे है? जैसे अनटेंटेड प्रॉपर्टी है। अब इसी को यहां पर मैं लिखूंगा, ये जो अनटेंटेड प्रॉपर्टी है, क्या ये वर्ड्स फिट हो रहे हैं? बिल्कुल। पर क्या ये एक्चुअली में अनटेंटेड है या फिर ओनली दिखती है? तो ओनली दिखती है। इससे मैं कीवर्ड्स ले आता हूं, मैं कहूंगा इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। प्रोजेक्ट किया जा रहा है या मे बी इसे क्लेम किया जा रहा है। अब ये कैसे किया गया? थी तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था, तो मर्डर का पैसा, लेकिन दिखने कैसे लगा है? दिखने ऐसे लगा है जैसे अनटेंटेड प्रॉपर्टी है। ये सारा काम कैसे किया गया था? अब सोचेगा, इसमें एक सीए इन्वॉल्व हुआ था, एक एक्सपोर्टर इन्वॉल्व हुआ था, कैश दिया गया बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट किलर टू द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर ने चेक दिया, कमीशन की एंट्रीज दी, टीडीएस काटा, वगैरह वगैरह, ये सारे काम हुए। हम कहेंगे आप लोगों ने मिलकर कोई प्रोसेस किया, कोई एक्टिविटी की। ये प्रोसेस एक्टिविटी किन लोगों ने मिलकर किया? कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे? अब लॉ मेकर्स के लिखे गए वर्ड्स हैं, आप देखो कौन कौन पार्टी थे, आप देखो कौन कौन लोग इस सारे प्रोसेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। आप इस चीज को देखो। तो आगे भी कुछ वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स लॉ मेकर्स ने लिखे, मैंने तो अभी 2 लिखे हैं। उनमें से लॉ मेकर्स ने सेक्शन 3 में 4 वर्ड्स लिखे थे, 1 2 3 4, मैंने अभी 2 को लिखा है। वेल,
अब आते हैं बात, ये प्रोसेस एक्टिविटी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। इसमें इन्वॉल्व था एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट किलर, एक इसमें इन्वॉल्व था कौन व्यक्ति, एक था इसमें इन्वॉल्व सीए, एक इसमें इन्वॉल्व था एक्सपोर्टर। आप सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे, या मैं वर्ड यूज़ कर लूँ आप लोग पार्टी थे, या हो सकता है सीए का जी मैंने तो केवल हेल्प की थी तो एक वर्ड असिस्ट आ जाएगा। तो आप लोगों ने मिलकर क्या किया है, कोई प्रोसेस एक्टिविटी की है, यहाँ तो आप पार्टी हो या इन्वॉल्व हो या आप हेल्प कर रहे हो। अब सोचें क्या लॉ के लिखे गए सारे वर्ड्स फिट होते हैं। अब सोचेगा वन बाय वन, मैं आपको एक तरीके से फिर से गो थ्रू करा रहा हूँ। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की, हम कहेंगे बिल्कुल। लॉ में पनिशेबल है, जैसे किसी भी लॉ में कोई भी चीज़ पनिशेबल होती है विद फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, हम उसे बोल देते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी है। अगली बात, क्या ये एक शेड्यूल्ड ऑफेंस था मर्डर करना, बिल्कुल, क्योंकि आईपीसी में सेक्शन 302 में कवर होता है। और 302 का आईपीसी कहाँ लिखा गया है, पैराग्राफ ए में, पैराग्राफ 1 में लिखा हुआ है ऑफ पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल, तो शेड्यूल्ड ऑफेंस भी है। क्या क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस, ये वर्ड्स फिट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि जो इस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने मर्डर किया था ये क्रिमिनल एक्टिविटी भी है, और ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जो रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस है। क्यों रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस है, क्योंकि शेड्यूल में लिखी गई है। अब क्या इस क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस की वजह से का मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ इट, क्या आपको मिले थे कॉन्ट्रैक्ट किलर कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो बिल्कुल मिले थे। अगली बात, क्या आपने कोई ऐसा प्रोसेस एक्टिविटी किया है कॉन्ट्रैक्ट किलर जिससे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं दिखते, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब ये मर्डर का पैसा नहीं दिखता, और ये कैसा दिखता है, ये दिखता है अनटेंटेड प्रॉपर्टी। क्या ये बात भी फिट होती है, बिल्कुल। आपके बैंक में 90 लाख आए, आपने उसके ऊपर टैक्स पे किया, जो बचा हुआ पैसा है वो दिखता है, बिल्कुल लीगल सोर्स है हुआ पैसा है, तो अनटेंटेड प्रॉपर्टी है तो नहीं पर दिखती है। ये सारे वर्ड्स फिट हो रहे हैं। अब देखिएगा जो मैंने अपने एग्जांपल में लिया है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है, तो प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, ये वर्ड्स फिट हुए। कैसे किया गया प्रोजेक्ट, तो कोई प्रोसेस एक्टिविटी किया गया, बिल्कुल। प्रोसेस एक्टिविटी क्या था कि चेक और कैश का लेन देन हुआ एक्सपोर्टर सीए और इस कॉन्ट्रैक्ट किलर के बीच में, तो हम कहेंगे ये लोग हो गए जिन्होंने कोई प्रोसेस एक्टिविटी किया। इन लोगों में कोई पार्टी हो सकता है कोई इन्वॉल्व हो सकता है, किसने असिस्ट किया। लॉ मेकर्स ने 4 तरीके के वर्ड्स लिखे थे, मैंने 3 को यूज किया। एक वर्ड्स है हमारे पास अटेम्प्ट टू, आप कोई अटेम्प्ट कर रहे हो, अटेम्प्ट टू इंडल्ज, मैंने भी इन वर्ड्स को यूज नहीं किया है, इन्हें करूंगा थोड़ी सी देर में। वेल, अब देखते हैं आप अब क्या करिएगा, इस एग्जाम्पल को अपने सामने रखिए। एग्जाम्पल के फैक्ट्स आप लोगों के दिमाग में होंगे कि मर्डर किया, पैसे लिए, और ये सारे के सारे कीवर्ड्स को फिट करके देखिए क्या सेक्शन 3 में फिट होते हैं। चलिए अपने सामने स्क्रीन को रखिएगा, क्लास नोट्स को पढ़िएगा। मैं अब आप लोगों को क्लास नोट्स दिखा रहा हूँ, सेक्शन 3 को एनालाइज कर रहे हैं। पहले हमने बहुत फास्ट रीडिंग की थी, तब तो शायद कुछ भी समझ ना आया हो। अब रीडिंग करेंगे बहुत ध्यान से, बहुत धीरे धीरे एनालिसिस करते हुए। चलिए वर्ड्स को लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सारे के सारे वर्ड्स को यहाँ से हटाता हूँ और अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग को हटाता हूँ। अब आप चेक करिएगा क्या ये डेफिनेशन फिट हो पा रही है मेरे इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 3 में। Whosoever डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज, इन वर्ड्स को भी मैंने नहीं लिया है। नोइंगली, इस वर्ड को भी अभी टेकअप नहीं करते, वैसे ये बहुत सिंपल सा वर्ड बन जाएगा हमारे लिए। असिस्ट को ले लेते हैं, पार्टी को ले लेते हैं, एक्चुअली इन्वॉल्व को ले लेते हैं। नाउ कोई भी प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इंक्लूडिंग, इस लाइन को भी अभी नहीं लेते तो मैं इसे बहुत हल्की सी अंडरलाइनिंग करता हूं, इन वर्ड्स को टेकअप करेंगे। प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग, ये वर्ड्स एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। चलिए जी, गिल्टी होगा ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब वर्ड्स ऐसे पढ़ लीजिए, जो भी कोई व्यक्ति ये काम करेगा, जो भी आगे लिखा गया है, ये कोई भी प्रोसेस एक्टिविटी किया, ऐसा हर व्यक्ति क्या होगा, गिल्टी होगा ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो ऐसा हर कोई व्यक्ति ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी पाया जाएगा जो भी व्यक्ति या तो असिस्ट करेगा या पार्टी होगा या एक्चुअली इन्वॉल्व होगा किस चीज में, किसी प्रोसेस और एक्टिविटी में, जो प्रोसेस और एक्टिविटी है कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोजेक्ट करेगा, क्लेम करेगा इसे एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। चलिए अब फिट करते हैं। जो पहले एक व्यक्ति को ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर को। कॉन्ट्रैक्ट किलर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कॉन्ट्रैक्ट के लिए सी और किलर के लिए के। ये जो सी के था कॉन्ट्रैक्ट किलर, क्या ये व्यक्ति ने, क्या इसके पास कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे, तो बिल्कुल थे। कैसे थे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, क्योंकि इसके पास 1 करोड़ रुपीस इसे मिले थे मर्डर करने के। वो 1 करोड़ रुपीस जो इसे मर्डर करने के मिले थे, मैं क्यों प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बोल रहा हूं, क्योंकि अब आगे के वर्ड्स देखिएगा, ये 1 करोड़ रुपीस प्रॉपर्टी थी।
जो प्रॉपर्टी आपको मिली थी एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, ये वर्ड्स फिट होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी है, मर्डर करना क्रिमिनल एक्टिविटी है, और क्या वो क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस है? मैं कहूंगा बिल्कुल वो रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस भी है, तो पक्का ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। तो आपके पास कॉन्ट्रैक्चुलर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे ₹1 करोड़। आपने क्या किया? कोई प्रोसेस एक्टिविटी किया, एक्सपोर्टर और सीए की हेल्प से एक प्रोसेस एक्टिविटी किया कि इसे कमीशन इनकम दिखाया, तो दिखाया, इससे वर्ड्स फिट हो गए, प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग। क्या दिखाया? कि आपकी लीगल सोर्स से जो इनकम है, कमीशन इनकम तो लीगल सोर्स की इनकम है, इस पर तो कोई, अगर ये दिखावा इसका सच्चा माना जाए, अगर कोई पकड़ ना पाए इस बात को, तो क्या होगा? हम कहेंगे तो लीगल सोर्स से आया हुआ पैसा है, आपने टैक्स भी दे दिया इस पर, तो अनटेंटेड प्रॉपर्टी क्या इसने दिखाया? मैं कहूंगा बिल्कुल अनटेंटेड प्रॉपर्टी दिखाया। दिखाया मीन्स प्रोजेक्ट या क्लेम किया। तो अब क्या ये कॉन्ट्रैक्चुलर माना जाएगा गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? बिल्कुल। अब आते हैं यही बातें सीए के ऊपर भी अप्लाई करके देखो और एक्सपोर्टर के ऊपर भी अप्लाई करके देखो, क्या सीए और एक्सपोर्टर भी इसमें कवर हो जाएंगे? मैं कहूंगा बिल्कुल। आप दोनों लोगों ने भी क्या किया था? ये प्रोसेस एक्टिविटी किया था, जिससे कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कैसे दिखने लगे एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। आप लोग भी पनिशेबल हो। कैसे पनिशेबल हो? आप वर्ड्स एक्चुअली इन्वॉल्व में कवर हो जाओगे, पार्टी में कवर हो जाओगे, असिस्ट में कवर हो जाओगे। अब लॉ मेकर्स इतने वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं? अगर कल को आप एक शब्द से बचने की भी कोशिश करो, दूसरे में फंस जाओ, दूसरे से बचने की कोशिश करो, तीसरे में फंस जाओ, तो जो हेल्प करेगा वो भी गिल्टी, जो एक्चुअली इन्वॉल्व होगा वो भी गिल्टी, जो पार्टी होगा वो भी गिल्टी। मैंने आपको ये 3 वर्ड्स अभी करवाए हैं। आई बिलीव अब ये डेफिनेशन काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का पहला हिस्सा शायद क्लियर हो गया होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस करके आपने कोई प्रॉपर्टी हासिल की है, डिराइव की है, ऑब्टेन की है। नाउ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम किसके पास से? इस कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास। अब एक काम करते हैं, आप लोगों को मैं कहता हूं, आप इस शेड्यूल को दोबारा से देखना। जो आपको शेड्यूल दिया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में आपके पास 29 पैराग्राफ्स हैं। एग्जाम में याद करना है नहीं करना, ये बातें बाद की हैं। अभी तो ये सोचिए आपके सामने है ये पार्ट ए भी। पार्ट बी तो बड़ा सिंपल है, उसमें कस्टम्स एक्ट की बात लिखी हुई है, और जो पार्ट सी है वो भी बहुत बहुत सिंपल है। रीजन मीन उसमें इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें नहीं याद करने वाली। वहाँ एक क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन हो, स्पेसिफाइड का हो, या तो पार्ट ए में, या फिर हो चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी, या हो सेक्शन 51 ऑफ ब्लैक मनी है। बिल्कुल सिंपल। मैं आपको कहता हूँ खास तौर पर 2 चीज़ों को देखिएगा, क्या जीएसटी और इनकम टैक्स, क्या ये 2 लॉज के नाम आपको मिलते हैं या नहीं मिलते पूरे के पूरे शेड्यूल में? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। मेरा आंसर होगा पार्ट बी में तो पक्का नहीं है, वहाँ तो ओनली कस्टम्स एक्ट की बात है। पार्ट सी में नहीं है, वहाँ भी कहीं जीएसटी का नाम नहीं है, ना इनकम टैक्स का नाम है। क्या इस शेड्यूल में आपको पार्ट ए को ही देखना पड़ेगा ढूंढने के लिए, जीएसटी और इनकम टैक्स? कहीं भी क्या इनकम टैक्स लॉ लिखा हुआ है? क्या कहीं पर भी लिखा हुआ है जीएसटी? चेक कर लीजिए, कहीं भी नहीं लिखा। पूरे के पूरे 29 लॉज के नाम देख लीजिए, आपको ये 2 लॉज नहीं मिलते। मैं जानबूझ के इन 2 लॉज की बात कर रहा हूं। जब ये 2 लॉज नहीं मिलते, अब मेरे छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। क्या शेड्यूल में लिखे गए हैं इनकम टैक्स एक्ट के नाम और जीएसटी का नाम? तो आंसर इज नो, शेड्यूल में कहीं नहीं लिखा। जब शेड्यूल में इन 2 लॉज के नाम नहीं हैं, तो अब अगले सवाल पर आते हैं, क्या ये शेड्यूल्ड ऑफेंस है या शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है? अगर आप इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं करते हो, आप टैक्स नहीं पे करते हो, आपके पास ब्लैक मनी है, क्या ये शेड्यूल्ड ऑफेंस है या ये शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है? तो आंसर इज शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है। क्यों नहीं है? शेड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब होता है वो ऑफेंस जो या तो पार्ट ए में लिखा हो या पार्ट बी में लिखा हो और 1 करोड़ या इससे ज्यादा की इसकी वैल्यू हो, या पार्ट सी में लिखा हो। जीएसटी, इनकम टैक्स दोनों ही कहीं नहीं लिखे हुए, ना तो पार्ट ए, ना पार्ट बी, ना पार्ट सी में। इसका मतलब जीएसटी ना पे करना, ना चार्ज करना, इनकम टैक्स नहीं पे करना शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है। जब शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है, तो अगर आपने कुछ गलत किया भी, उसे कोई व्यक्ति कहे जी आपने इनकम टैक्स एक्ट के तहत क्राइम किया है, आपने जब टैक्स नहीं पे किया, क्रिमिनल एक्टिविटी है, मैं कहूंगा ये लाइन तो सही है। आपने जब इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स पे नहीं किया, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, क्योंकि आपको प्रोसिक्यूट करके जेल भी भेजा जा सकता है टैक्स ना पे करने के लिए। तो क्या इनकम टैक्स ना पे करना क्रिमिनल एक्टिविटी है? मैं कहूंगा बिल्कुल, ये वर्ड्स फिट हो रहे हैं। पर अगली बात देखो, लॉ मेकर्स ने कहा क्रिमिनल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? क्रिमिनल एक्टिविटी होगी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। क्रिमिनल एक्टिविटी होनी चाहिए रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस, तभी बोलेंगे उससे मिला हुआ पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहलाएगा। तो अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की और उससे सपोज 1 करोड़ रुपए आपने कमा लिए, बचा लिए, कम टैक्स पे किया, लेकिन मालूम चला ये क्रिमिनल एक्टिविटी है पर रिलेटिंग टू ए शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है। अब सिंपल सी बात लेते हैं, किसी इंसान ने, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 9.5 करोड़ रुपीस के
ऊपर टैक्स नहीं पे किया था। मैंने आपको एग्जाम्पल 1 जो दिया था वो क्या था, एग्जाम्पल 1 था कि इसने 10 करोड़ रुपीस कमाए थे, इनकम थी, 50 लाख की रिटर्न भरी थी, 9.5 करोड़ रुपीस पर इसने नहीं दिया था टैक्स, ये इसकी ब्लैक मनी थी। क्या ये कोई बोला जाएगा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम? सबसे पहले सोचेगा क्या ये 9.5 करोड़ रुपीस को मैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का आप दे पाऊंगा? मैं कहूँगा ये प्रॉपर्टी तो है, पक्का अमाउंट है, पैसा है, तो ये प्रॉपर्टी है। पर क्या ये प्रॉपर्टी है क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस से कनेक्टेड? वर्ड्स को देखिएगा तो आंसर इज नो। ये प्रॉपर्टी है 9.5 करोड़ रुपीस, क्रिमिनल एक्टिविटी भी है, इनकम टैक्स ना पे करना, पर ये क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है। ठीक हुई बात? तो क्या इस केस एग्जांपल नंबर 1 में मनी लॉन्ड्रिंग है? मैं कहूंगा नहीं है। क्यों नहीं है? बड़ी सिंपल सी वजह यहां पर क्रिमिनल एक्टिविटी है पर रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है। अगली चीज, ये 9.5 करोड़ रुपीस की जो ब्लैक मनी थी, सपोज ये किसी और को एंट्री वेंट्री घुमाकर टैक्सेस भी पे कर दिए और आपको चेक मिल गया 9 करोड़ रुपीस का। अब सोचें क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है? यहां भी सेम बात पूछिए। ये 9 करोड़ रुपीस प्रॉपर्टी तो है, ये वर्ड्स तो मेरे पास फिट हो रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड, प्रॉपर्टी डिराइव्ड, ये वर्ड्स फिट हो रहे हैं, प्रॉपर्टी डिराइव्ड ऑब्लिक ऑब्टेन्ड। पर सोचेगा ये प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड है किस एक्टिविटी से? मैं ये भी बोल दूंगा चलो जी क्रिमिनल एक्टिविटी है, मुझे कोई परहेज नहीं है बोलने में क्रिमिनल एक्टिविटी है, पर मुझे अगली बात जो चेक करनी है वो क्या चेक करनी है? मुझे चेक करनी है क्या है रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। क्या ये कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस है कि अगर आप अपने पास जो ये कैश था, ये कैश दे देते हो 9.5 करोड़ का किसी एक्स को और वो एक्स आपको चेक दे देता है, क्या वो कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस में कवर्ड है? शेड्यूल्ड ऑफेंस में तो कवर्ड नहीं है। जब शेड्यूल्ड ऑफेंस में कवर्ड नहीं है तो ये केस भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहलाएगा। अब आपको जो मैंने सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज की है बात, वो कौन सी चीज़ की है? ये 3 एग्जाम्पल से मैंने आपको एम्फेसाइज किया है एक पॉइंट, आपको ज़रूर चेक करने हैं ये सारे वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? क्रिमिनल एक्टिविटी भी की हो, क्रिमिनल एक्टिविटी कैसी हो? जो रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस हो। उस क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस को करके आपको क्या मिला हो, तो उसका रिजल्ट आया हो, आपको मिले हो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। आपने इन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को क्या किया हो? दिखाया हो, क्लेम किया हो एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। अब इन वर्ड्स को फिट करके देखिए, सेक्शन 3 बन जाएगा। सेक्शन 3 यही तो है। अगर अब आप सेक्शन 3 को सपोज साथ में रखते हैं, ये हमारे पास सेक्शन नंबर 3 है। वर्ड्स को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, दोनों चीज़ों को सामने रखिए। राइट हैंड साइड पर आपको मेरी नोटिंग दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपकी क्लास नोट्स हैं वो दिख रहे हैं। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है? कोई भी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड। सो मैं कहूँगा जो मिले थे ₹1 करोड़, वो क्या थे? वो थे प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? गलत प्रॉपर्टी, खराब प्रॉपर्टी, गलत प्रॉपर्टी, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। नाउ वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कैसे मिले हैं? एक क्रिमिनल एक्टिविटी करके रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। ठीक हुई बात? चलो जी, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब सेक्शन 3 के वर्ड्स को देखिएगा। आपने एक प्रोसेस और एक्टिविटी किया था, ये था हमारा प्रोसेस और एक्टिविटी, जिसमें कि सीए बीच में आया, एक्सपोर्टर बीच में आया, और उस प्रोसेस और एक्टिविटी से क्या किया गया? प्रोजेक्ट किया गया, क्लेम किया गया एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। इससे ये सारे लोग हो गए गिल्टी। चलिए जी, आई बिलीव ये सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, खासकर ये एग्जाम्पल नंबर 3। अब एक सिचुएशन को और लेते हैं, देखते हैं क्या मैं आपको सबसे ज़्यादा जो चाहूँगा एनालाइज करवाना वो होगी यही डेफिनेशन, कंसेप्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आज की डेट में बहुत मुश्किल हो गया है कि आप स्टैम्प पेपर्स पर कोई फ्रॉड कर पाओ। रीज़न बीइंग, गवर्नमेंट आज की डेट में आपको स्टैम्प पेपर कैसे इशू करती है? इलेक्ट्रॉनिकली इशू करती है। सो इंडियन स्टैम्प एक्ट है, किसी वजह से मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाए। इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो। मान लेते हैं आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी थी ₹10 लाख। आपने कुछ ऐसी गड़बड़ की कि गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया, बिना 10 लाख रुपीस पे किए आपने एक स्टैम्प पेपर हासिल कर लिया। तो आपको एक स्टैम्प पेपर मिल गया, जो स्टैम्प पेपर 10 लाख रुपीस का है। ये 10 लाख रुपीस का स्टैम्प पेपर पे किया, लेकिन आपने 10 लाख रुपीस नहीं पे किए एक्चुअली में। क्या ये क्रिमिनल एक्टिविटी है? मैं कहूँगा बिल्कुल है, कोई शक की बात ही नहीं, क्योंकि अब इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत आप पनिशेबल हो, जेल की सज़ा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। अब जो क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है, क्या ये रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस है?
इसके लिए तो आपको एक चेक करनी पड़ेगी बात भाई, क्या इंडियन स्टैम्प एक्ट इंक्लूडेड है या इंक्लूडेड नहीं है इन द शेड्यूल, और वो बड़ा मुश्किल काम है। जो मैंने आपको शेड्यूल दिया हुआ है उसमें एक्ट्स के नाम भी दिए गए हैं, साथ में सेक्शन नंबर्स भी दिए गए हैं। सेक्शन नंबर्स याद करना तो बड़ी दूर की बात है, मैं कहूँगा पहले कोशिश करो क्या ये लॉज के नाम याद हो पाएंगे। आप इसमें अब सर्च करो क्या कहीं भी लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ इंडियन स्टैम्प एक्ट, पूरा पढ़ के देख लो 29 लॉज। आप लोगों के पास समय है, पॉज करिएगा और उसके बाद देखिएगा आपको कहीं इंडियन स्टैम्प एक्ट नहीं लिखा मिलेगा। इसका मतलब अगर इंडियन स्टैम्प एक्ट का आपने उल्लंघन किया, स्टैम्प पेपर के लिए पैसा पे नहीं किया और एक स्टैम्प पेपर हासिल कर लिया गवर्नमेंट के साथ कोई फ्रॉड करके, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। लेकिन ये वर्ड्स मेरे फिट नहीं हो रहे शेड्यूल्ड ऑफेंस, और इसीलिए ये क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है। जब ये क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है तो चाहे आपने ये 10 लाख रुपए हासिल कर लिए हो, आपने ये प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर ली हो, ये स्टैम्प पेपर जो आपने ऑब्टेन किया 10 लाख रुपए का है, फ्रॉड करके किया, ये भी प्रॉपर्टी तो है, ये भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहला जाते, पर एक्ट इसे कवर नहीं कर पाएगा। पीएमएलए इसे कवर ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? रीजन मीन या ये वर्ड्स ही फिट नहीं हो रहे शेड्यूल्ड ऑफेंस। तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए शेड्यूल्ड ऑफेंस। अब एक काम करेंगे, मैंने आप लोगों को सेक्शन 3 के जो डेफिनेशन के वर्ड्स हैं वो आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, काफ़ी हद तक समझ में आ गए होंगे। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का ये पहला हिस्सा भी शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी डिराइव की है, ऑब्टेन की है, क्या करके? कोई क्रिमिनल एक्टिविटी। कैसी क्रिमिनल एक्टिविटी? रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। ये वर्ड्स क्लियर हो गए हैं। साथ में शेड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब क्लियर हो गया होगा। पार्ट ए में लिखे गए किसी भी लॉ का अगर आपने उल्लंघन किया और उस लॉ के उस सेक्शन का उल्लंघन किया जो लिखा हुआ है, तो पूरा आईपीसी नहीं लिखा हुआ, आईपीसी के सिलेक्टेड सेक्शंस लिखे हुए हैं। तो जो आईपीसी के सिलेक्टेड सेक्शंस लिखे हैं, अगर उनका उल्लंघन करके हासिल किए हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और उन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को प्रोजेक्ट किया है, क्लेम किया है एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, तभी मनी लॉन्ड्रिंग होगा। पार्ट बी के लिए लॉ मेकर्स ने काम लिमिट लिखते हैं 1 करोड़। अब कोई खास लॉजिक नहीं है कि इसके लिए 1 करोड़ की कोई लिमिट लिखी जाए ना। यहां पर कस्टम्स एक्ट कवर हो जाता है, सेक्शन 132, वो आप कस्टम्स एक्ट में ही पढ़ते हो। पार्ट सी को भी हमने एनालाइज करना है, तो हमने ये डेफिनेशंस काफी हद तक कर ली हैं। शेड्यूल्ड ऑफेंस, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इन 21P में तो खाली लिखा था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रेफर करो सेक्शन 3 को। चलिए जी, प्रॉपर्टी का मतलब भी अब देखें ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी या असेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, तो जो मर्जी हो, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, बैंक बैलेंस, कैश, अगर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कॉपीराइट, गुडविल, जो भी हैं वर्ड्स, क्योंकि इंटेंजिबल असेट्स भी कवर्ड हैं। इन सबको हमने बोल दिया ये है प्रॉपर्टी। वेल, अब आते हैं इससे आगे, क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन को अभी नहीं पढ़ते, इसे बाद में पढ़ते हैं। ये 29 लॉज के नाम आप लोग अगर याद कर लो तो बहुत अच्छी बात, आप बहुत सेफ हो जाओगे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता भी है। अगर आप नहीं याद करते हो तो शायद दिक्कत में आ सकते हो, लेकिन शायद दिक्कत में नहीं भी आओ, ये तो डिपेंड करेगा एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा बनाता है। ये सेक्शंस के नाम याद करने के लिए मैं आपको मना नहीं करूंगा। रीजन एक, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल भाई आने को आ सकता है, मैं कोई गारंटी तो दे नहीं सकता कि ये सेक्शन नंबर नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको अपनी एबिलिटी लगती है कि आप ये सारे सेक्शंस के नंबर याद रख सकते हो तो रख लो। लेकिन जहां तक मेरा एक फ्रेंडली सजेशन है, नॉट एज अ टीचर तो मैं आपको ये बात बोल ही नहीं सकता, मैं कहूँगा एज अ टीचर तो आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, ठीक है ना। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको तो एक काउंटर करना ही करना है, जो आपने बोला सर ऐसा अगर हो गया तो, इसके उलट हो गया तो सिंपली ये सेक्शंस अगर आप ना भी करो तो भी चलेगा। एंड फ्रेंडली एडवाइस बिल्कुल मत करो, लेकिन एज अ टीचर मैं कहूँगा सब कुछ याद करो, ठीक है। वेल, अब आते हैं ये 29 लॉज के नाम अगर आप देखते हो, आप सोचना आप लोगों के कितने रट्टे होंगे। जिस क्लास में पढ़ रहे होते हो ना उस क्लास में तो बहुत ध्यान होता है। मैंने आप लोगों को कभी कंपनीज एक्ट पढ़ाते वक्त शेड्यूल 5 का पार्ट 1 पढ़ाया था। इस शेड्यूल 5 के पार्ट 1 में सबसे पहली बात ही लिखी हुई थी कि आपको फाइन ना हुआ हो एक्सीडिंग ₹1000, इम्प्रिजनमेंट ना हुई हो फॉर एनी पीरियड, और वहाँ 19 लॉज के नाम थे। वो 19 लॉज के नाम क्या आज भी याद है? नहीं है तो उन्हें रिवाइज करिएगा। अब अगर आप उन 19 लॉज से कंपेयर करो, यहाँ पर 29 लॉज के नाम लिखे हुए हैं इन पार्ट ए। अगर आप देखो सबसे पहले इस शेड्यूल पीएमएलए के शेड्यूल को आप देखो, पार्ट ए आपके पास 29 लॉज के नाम है जो आपको याद रखने हैं। पार्ट बी में आपके पास एक कस्टम्स एक्ट लिखा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। पार्ट सी को भी टेकअप नहीं करते, पार्ट सी को मैं कहता हूं, मैं इसे बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा, सो पेंडिंग। अब अगर आप देखो पार्ट ए पार्ट बी आपको याद रखना है, 29 लॉज के नाम याद रखने हैं। क्या ये 29 लॉज के नाम याद रख पाओगे पार्ट ए पार्ट बी मिलाकर? ये सोचेगा
29 लॉज के नाम याद रखने हैं। अगली बात जो आपने पढ़ा हुआ था शेड्यूल 5 पार्ट 1, इस शेड्यूल 5 पार्ट 1 में भी 19 लॉज के नाम याद करने थे, तो ये मिक्सअप भी नहीं होने चाहिए, तो वो 19 याद रखो, ये 29 भी याद रखो। अब अगली बात, क्या इसमें कुछ कॉमन भी है, ये भी देखेंगे। अच्छा, आप में से कई लोगों को हो सकता है लगे सर आपको तो एडिशन भी नहीं आता या आपने गलती कर दी, 29 लॉज के नाम यहाँ है, यहाँ 1 है, तो आप 29 क्यों कह रहे हो, तो 30 होना चाहिए, 30 नहीं होना चाहिए, 29 ही होना चाहिए। मैथमेटिक्स में ना 29 + 1 30 होता है, लॉ में कुछ भी हो सकता है, लॉ में 29 + 1 29 ही हो सकता है, और ये 29 + 1 29 ही है। वजह आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों। जब आप पढ़ रहे हो इस पार्ट ए को, तो पार्ट ए में आपको 12वें नंबर पर मिलता है कस्टम्स एक्ट। कस्टम्स एक्ट का सेक्शन 135 पार्ट ए में इंक्लूडेड है। और जब आप पढ़ते हो पार्ट बी, तो पार्ट बी में भी आपको कस्टम्स एक्ट मिलता है। कस्टम्स एक्ट का सेक्शन 132 पार्ट बी में है। तो अगर मैं देखूंगा पार्ट बी में एक एक्ट का नाम है, पार्ट ए में 29 एक्ट्स का नाम है, टोटल कितने एक्ट्स हैं, टोटल तो 29 एक्ट्स हैं भाई। रीजन में एक एक्ट कॉमन है, कस्टम्स एक्ट, ठीक हुई बात। तो मैं 29 एक्ट्स ही बोल रहा हूं, एक्सक्लूडिंग पार्ट सी, मैंने पार्ट सी की बात नहीं की है। इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर अगर देखें बस 29 एक्ट्स के नाम है। अब 29 एक्ट्स में कॉमन एक्ट्स कौन कौन से हैं, अगर आपको बोला जाए कॉमन मींस जो एक्ट्स आपको मिल जाते हैं इन शेड्यूल 5 के पार्ट 1 में भी और इन 29 में भी, तो आपको एक मिल जाएगा कंपनीज एक्ट 2013, एक आपको मिल जाएगा कस्टम्स एक्ट जो जिसकी बात हमने अभी की भी, एक आपको मिल जाएगा सेबी। ओनली 3 एक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो कि कॉमन है। सो ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आप देखोगे इन 3 एक्ट्स को मैं कर देता हूं हाईलाइट। कंपनीज एक्ट 2013 ये आपको यहाँ पीएमएलए में भी मिलता है, पीएमएलए के शेड्यूल में, और कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 5 पार्ट 1 में भी मिलता है। कस्टम्स एक्ट भी आपको शेड्यूल 5 के पार्ट 1 में भी मिलता है और पीएमएलए के शेड्यूल में मिलता है। 2 हो गए। एक आपको यहाँ सेबी और मिल जाएगा, सेबी को ढूंढ लीजिए। सेबी का नंबर कहाँ पर है ये देखना होगा, सेबी कहीं तो मिलेगा भाई, ठीक है, ये इसके ऊपर ही है बिल्कुल 11, तो सेबी आ गया। तो ये 3 एक्ट्स ऐसे हुए जो कि शेड्यूल 5 पार्ट 1 में भी हैं, सेबी, कस्टम्स एक्ट एंड कंपनीज एक्ट 2013, और ये तीनों एक्ट्स शेड्यूल 5 पार्ट 1 में भी थे। चलिए जी, कस्टम्स एक्ट आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, पार्ट ए में भी मिल रहा है, पार्ट बी में मिल रहा है, शेड्यूल 5 के पार्ट 1 में भी मिल रहा है। चलिए जी, अब आप लोगों को जो मैं चीज़ बोलूँगा, एग्जाम के अब तक के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वो क्वेश्चन का आंसर आप कर पाते हो अगर आप चाहे पार्ट ए को याद ना करो तो भी, बस पार्ट ए में आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी चाहिए वो मैं आपको बोल देता हूँ। आपको इस पैराग्राफ 1 का नाम याद रखना चाहिए, इंडियन पेनल कोड। इन सेक्शंस के नंबर मेरे हिसाब से फ्रेंडली एडवाइस आप छोड़ सकते हो, सेक्शंस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बोल चुका हूं। इस एक्ट का नाम जरूर याद रखिएगा पक्का, इसीलिए मैंने इसके एक एब्रीविएशन भी आपको दिया, एनडीपीएस। कुछ खास वजह से ये सेकंड एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एनडीपीएस एक्ट। फिर आप याद रखिए सेबी का नाम जरूर याद रखिए, कस्टम्स एक्ट जरूर याद रखिए इसमें है, एंड एक कंपनीज एक्ट को जरूर याद रखिए। बाकी अगर आप याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात। अब ये याद करने की चीज़ है, मैं तो आपको हेल्प कर नहीं सकता। सो ये लगभग 1.5 पेज ऐसा हो गया जिसपे आपकी अपनी मेहनत होगी, समझने समझाने या एनालाइज करने वाला कुछ नहीं है। वेल, अब आते हैं, मैं और कुछ सिचुएशंस को भी लेता हूं जिससे हम इसी कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करें, बढ़िया करें। मान लेते हैं मेरा जो एग्जाम्पल नंबर 3 था जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग थी। अब कंक्लूजन अगर निकालने, सबसे पहले एक काम करते हैं, एग्जाम्पल 3 में बाद में आता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 में कंक्लूजन हमने क्या निकाला, अगर किसी ने पैसा कमाया है और उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया है, उसके पास ये ब्लैक मनी ही है, क्या इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहोगे, तो आंसर इज नो, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। एग्जाम्पल 2 में हमने सीखा किसी के पास ब्लैक मनी है, उसने क्या किया, कुछ ऐसा प्रोसेस किया, ऐसी एक्टिविटी की कि इस पर टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे करके इसे कर दिया वाइट मनी। इसका मतलब ऐसे दिखने लगा जैसे ये पैसा वाइट मनी है, ऑल्दो इसने टैक्स भी पे किया, टैक्स पे करने के बाद इसे वाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया, क्या इसे मनी लॉन्ड्रिंग बोलेंगे, मैं कहूँगा फिर से नो। सपोज इसी से मैं एक और एग्जांपल बना देता हूँ, 2A का नाम देता हूँ। एग्जांपल 2A, किसी के पास ब्लैक मनी थी, उसने इस ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाया कुछ ऐसा तरीका निकाल कर कि टैक्स भी पे नहीं करना पड़ा, नो टैक्स पेड।
फॉर एग्जांपल किसी रिलेटिव से कोई गिफ्ट ले लिया जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना, लेकिन ये आपके पास चेक आ गया, आपके पास बैंक में पैसे आ गए, टैक्स पे नहीं किया, क्या मनी लॉन्ड्रिंग ये है? ये भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। एक आध एग्जांपल और ले लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2B। कई लोगों को लगता है अभी तक ये टर्म, अगर हम कहें, मैं हवाला को डिस्कस नहीं कर रहा, पर आप लोगों को पता जरूर होगा कि हवाला कुछ होता है। चलो जो भी होता है हवाला, अगर हवाला करके या इसे ऐसे बोल देते हैं, हवाला को मैं बीच में ना ही लाऊं, आपको क्यों कंसेप्ट में कंफ्यूज करूं। फॉरेन कंट्री से किसी के पास किसी इंडियन को फॉरेन कंट्री से कुछ आ गए, कन्वर्ट होकर आते हैं, वहां तो डॉलर से, यहां आपको मिले रुपीस, तो कन्वर्ट होकर आपको मिल गए रुपीस, फॉरेन कंट्री से आया आपके पास में पैसा। और अब बोला जाए क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है, तो इसका सिंपल आंसर देने का आपको तरीका बता दिया मैंने। आप क्या चीज देखोगे, क्या ये शेड्यूल्ड ऑफेंस है या नहीं है, सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए। तो क्या फेमा इंक्लूडेड है या फेमा इंक्लूडेड नहीं है इस 29 लिस्ट की लिस्ट में? पार्ट ए में ही देखना है, पार्ट बी और पार्ट सी में तो पक्का नहीं है फेमा, आपको पता है ना। पार्ट ए को आप पूरा पढ़ लो, उसमें फेमा कहीं नहीं लिखा हुआ, और जब उसमें फेमा नहीं लिखा हुआ तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है? आंसर इज नो। अब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, लेकिन फेमा इसे कहीं ना कहीं कवर कर लेगा कि अगर फॉरेन कंट्री से आपके पास आए हैं डॉलर्स इन इंडिया, तो गलत तरीके से हैं, तो फेमा इसे पनिश करेगा। इसका अपोजिट कर लीजिए, सपोज आप इंडियन हो, आप इंडिया के बाहर स्विस बैंक में पैसा जमा कर देते हो, तो वहां आपके डॉलर्स जमा हो गए हैं, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है? आंसर इज अगेन नो। क्यों नहीं? क्योंकि ये बात भी कहीं शेड्यूल्ड ऑफेंस में कवर नहीं होती है। चलिए, सो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज को क्या देखना है? शेड्यूल्ड ऑफेंस। एग्जाम्पल नंबर 3 था, जिसमें कंक्लूजन हमारा क्या आया था? मनी लॉन्ड्रिंग है। क्यों? मर्डर से मिला हुआ पैसा था, जो मर्डर से मिला हुआ पैसा था, उस पैसे को सबसे पहले आप बोलोगे वो प्रॉपर्टी थी, पहला वर्ड लाओगे। मर्डर से जो मिले ₹1 करोड़ इस कॉन्ट्रैक्ट किलर को, वो क्या थी? वो प्रॉपर्टी थी। ये प्रॉपर्टी कैसे हासिल की थी आपने? तो ये प्रॉपर्टी आपने हासिल की थी गलत तरीके से, उसे हमने बोला ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। मैं शॉर्ट में ना लिखूं, ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी, मर्डर करना। ये क्रिमिनल एक्टिविटी कैसी क्रिमिनल एक्टिविटी थी? क्या ये रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस थी? बिल्कुल, ये रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस थी। तो जैसे ही हमने कहा आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है और वो प्रॉपर्टी डिराइव की है, आपने ऑब्टेन की है, कैसे? कोई क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस से, इसका मतलब वर्ड्स आ गए, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। जैसे ही हमें मालूम चला ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे ये चेक करो क्या ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को दिखाने की कोशिश की गई है। क्या दिखाने की कोशिश की गई है? एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। बिल्कुल, इसे मेरे इस एग्जांपल में अनटेंटेड प्रॉपर्टी दिखाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि इसे दिखाने की कोशिश की गई थी कि ये क्या है? दिखाने की कोशिश की गई थी ये है कमीशन इनकम, जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को दिलाने के लिए आपको मिली थी। दिखाने की कोशिश की गई है, तो डिस्क्लोज करना हम वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहां पर हम कहेंगे इसे प्रोजेक्ट किया गया है, इसे क्लेम किया गया है। तो प्रोजेक्टिंग ऑब्लिक क्लेमिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। तो जब आपने ये कोशिश की है तो हम कहेंगे ये सारे वर्ड्स फिट हो जाएंगे और हम बोलेंगे क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है? तो आंसर इज यस, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। वेल, एक बार अब फाइनली हम पूरी की पूरी डेफिनेशन को फिर से देखते हैं, जिससे कि कमांड इस पर बन जाए। वर्ड्स हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में क्या है? कोई प्रोसेस एक्टिविटी किया, वो प्रोसेस और एक्टिविटी किस लिए किया? क्योंकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो थे उसे प्रोजेक्ट किया जाए, क्लेम किया जाए एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा वो गिल्टी होगा ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो कोई भी व्यक्ति मीन्स हुसोएवर, और दोषी होगा गिल्टी। कौन कौन लोग दोषी होंगे? लॉ मेकर्स ने वर्ड्स यूज के, असिस्ट करेगा जो, वो भी, जो पार्टी होगा वो भी, जो क्लेम इन्वॉल्व होगा वो भी। अब अगर मैं एक सिचुएशन लेता हूं, मान लेते हैं ये सारा का सारा काम करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। ये व्यक्ति भी आया हुआ था जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, कैश लेकर आया हुआ था, 1 करोड़ रुपीस का इसका कैश था। सीए भी बैठा हुआ था, एक मीटिंग हो रही थी, और ये एक्सपोर्टर भी बैठा हुआ था अपनी चेकबुक लेकर कि मैं आपको चेक देता हूं। पैसे की काउंटिंग चल रही थी कि 1 करोड़ रुपीस जो लाए हो उस कैश को काउंट किया जा रहा था, ये कैश दिया जाएगा और चेक मिल जाएगा इसके बदले में। मान लेते हैं उसी समय एक सर्च होती है और सर्च में ये सब लोग पकड़े जाते हैं, ये सब लोग सच कबूल कर लेते हैं कि हम ये काम कर रहे थे। लेकिन अब ये कहते हैं जी हमने मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश की थी, कि थोड़े
थोड़ी थी, मनी लॉन्ड्रिंग हुई थोड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग करने की हम कोशिश कर रहे थे। ये तो अच्छा किया सर्च टीम, तुमने हमें अभी पकड़ लिया। अगर हम ये सारा काम कर लेते और उसके बाद तुम हमें पकड़ते तब तो मनी लॉन्ड्रिंग हो चुकी थी, मनी लॉन्ड्रिंग हो चुकी थी, हम पनिशेबल होते। पर अच्छा हुआ आपने सर्च करके हमें पहले पकड़ लिया, अभी तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं, हम तो कोशिश कर रहे थे। क्या ये अभी भी पनिशेबल हो या ना हो? लॉ मेकर्स का होंगे। लॉ मेकर्स ने वर्ड्स के यूज किए, अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज। आप कोशिश कर रहे थे इंडल्ज करने की इन दिस ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। नहीं भी हुई मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन कोशिश की है तो भी इसे नाम दिया जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखिएगा, आप गिल्टी ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अगर आपने कोशिश की है, ऑल्दो आपकी कोशिश असफल रही हो। ठीक हुई बात? हमने ये पूरी की पूरी डेफिनेशन कर लिया। अब आते हैं जरा इससे और आगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं टेकअप करता हूं वन बाय वन। ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर था, इसे कितना पैसा मिला था? इसे मिले थे ₹1 करोड़। ये ₹1 करोड़ को हमने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ये नाम भी दिए थे, क्योंकि आपको क्रिमिनल एक्टिविटी करके मिले थे। क्रिमिनल एक्टिविटी थी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस, तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था, नो डाउट। अगली बात अगर हमसे पूछी जाए, क्या ये ₹1 करोड़ प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी नहीं है? हमें प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी दी गई है, हम कहेंगे यस। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में वर्ड्स हैं, अगर आप गौर करोगे प्रॉपर्टी वर्ड भी लिखा है, असेट्स वर्ड भी लिखा है। तो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी असेट्स किसी भी डिस्क्रिप्शन के हो, हर डिस्क्रिप्शन के, इट मींस एनी डिस्क्रिप्शन के, तो क्या ये जो ₹1 करोड़ थे, क्या ये प्रॉपर्टी है? हम कहेंगे बिल्कुल। लॉ मेकर्स ने क्लैरिफिकेशन दी है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी और इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी प्रॉपर्टी कहलाएगी, टेंजिबल है वो भी कहलाएगी, जो इंटेंजिबल है वो भी प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक हुई बात? चलिए अब आगे की सिचुएशन को लेते हैं। मान लेते हैं इस मर्डरर ने कहा हो, मैं जी ₹1 करोड़ नहीं आपसे लूंगा, मैं तो आपसे लूंगा सपोजिंगली लगभग 5 kg गोल्ड। मुझे 5 kg गोल्ड दो, तब मैं मर्डर करूंगा। अब इसने 5 kg गोल्ड लिया, गोल्ड के बिस्किट्स लिए, तो गोल्ड बिस्किट्स इसने लिए हैं जिस व्यक्ति ने इसे मर्डर करने के लिए कहा था, तो इसने 5 kg का गोल्ड लिया। क्या ये 5 kg गोल्ड भी कहलाएगा एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम? हम कहेंगे पहले तो चेक करो क्या ये प्रॉपर्टी कहलाएगी? हम कहेंगे बिल्कुल प्रॉपर्टी कहलाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में तो है प्रॉपर्टी किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो, असेट किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो, कहलाएगा वो प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी है। अब आते हैं, क्या ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है? हम कहेंगे पक्का है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो इजीली बन जाता है अगर ये प्रॉपर्टी भी हो, और ये प्रॉपर्टी डिराइव ऑब्टेन कैसे की हो? आपने डिराइव या ऑब्टेन की है एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। तो हम कहेंगे ये आपको क्यों मिले हैं गोल्ड बिस्किट्स? क्योंकि आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस, उसकी वजह से मिली है, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, कोई शक नहीं। अब सोचेगा अगली बार, इसको जो 5 kg का गोल्ड मिला, इसने जिस दिन मर्डर किया उसी दिन इसे 5 kg का गोल्ड मिल गया। इसने ये गोल्ड बिस्किट्स को जाकर सेल कर दिया, और सेल करके इसे पैसे मिल गए रुपीज, मान लेते हैं 5 kg गोल्ड ₹1.5 करोड़, सपोज 1.5 करोड़ का इसे अमाउंट मिल गया। अब बात आती है, ये सारी बात अगर आपके सामने हो, अगर आप कॉमन सेंस से बोलोगे तो आप कहोगे ये 1.5 करोड़ क्या है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। अब मैं इसके लिए सोच रहा हूं क्या ये भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या नहीं है। ये व्यक्ति शायद बचने की कोशिश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट किलर जब पकड़े जाएंगे ये लोग, ये क्या कहेगा? देखिए जी, ये गोल्ड जो मिला था ये प्रॉपर्टी डिराइव की थी हमने। वर्ड्स को देखिएगा, ये कहेगा जी देखिए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन क्या है? वो प्रॉपर्टी जो डिराइव की जाती है, ऑब्टेन की जाती है, हासिल की जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। अब ये क्या कहेगा? ये कहेगा वो प्रॉपर्टी क्या थी? वो तो थी 5 kg का गोल्ड। 5 kg गोल्ड जरूर था प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, क्योंकि वो 5 kg गोल्ड था क्रिमिनल एक्टिविटी से मिला हुआ, ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी जो रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस है। मैंने बहुत बार ये कीवर्ड्स को रिपीट किया है जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए, याद हो जाए। ये कहता है जी ये 5 kg गोल्ड था, पर मेरे पास गोल्ड है ही नहीं, मैंने तो इसे बेच के हासिल कर लिया है सपोज ₹1.5 करोड़। मेरे पास तो ये 1.5 करोड़ रुपए हैं। ये 1.5 करोड़ रुपए थोड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी से आए थे, ये 1.5 करोड़ रुपए तो गोल्ड बेच कर आए हैं। गोल्ड बेचना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है। अब तो ये बात सही है, 1 में तो कवर नहीं हो रहा। लॉ मेकर्स ने आगे पॉइंट नंबर 2 लिखा, वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी 1 में लिखी है इसकी वैल्यू को ले लिया जाएगा। तो ये कितने में बिका था गोल्ड? ये बेचा गया था 1.5 करोड़ में, तो 1.5 करोड़ भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहलाएगा। तो अगर आपने गोल्ड बेच दिया तो जो बेच
कि जो इसकी वैल्यू थी उस वैल्यू को बोला जाएगा एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। वो कितनी वैल्यू थी 1.5 करोड़, तो पक्की बात ये 1.5 करोड़ अभी भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहलाएगा। तो बेच दोगे तो भी ऐसा नहीं है, बच जाओगे। अब ऐसा क्यों लिखा जा रहा है उसका एक लॉजिक लीजिएगा। लॉ मेकर्स ने कहा जैसे ही प्रूव होगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने की है मनी लॉन्ड्रिंग, हम इस एक्ट के कई सारे प्रोविजंस का इस्तेमाल करेंगे और उसके तहत किया जाएगा कॉन्फिस्केट। अब इस वर्ड को देख लेते हैं, आप सब लोगों को शायद कॉन्फिस्केट का मतलब पता होगा, जब्त कर लेना। ये क्या किया जाएगा, इसे पनिश तो किया ही जाएगा, जो जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं उन्हें जेल भी भेजा जाएगा, फाइन भी होगा, साथ ही साथ इस सारे के सारे अमाउंट को, अगर ये गोल्ड आपके पास था आपने बेचा नहीं था, गोल्ड को कॉन्फिस्केट कर लेंगे। अगर गोल्ड बेच दिया था तो जो इससे पैसा मिला था उस पैसे को क्या कर लिया जाएगा, कॉन्फिस्केट, जब्त करना है। तो जब्त किसे कर पाओगे, अगर गोल्ड बेच दिया तो गोल्ड को जब्त कर ही नहीं सकते, वो तो किसी ज्वेलर के पास चला गया, ज्वेलर ने आपको पैसे दे दिए 1.5 करोड़ रुपीस। अब क्या किया जाएगा, जब्त किसे करोगे, वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी को करोगे, वैल्यू ऑफ दिस गोल्ड को करोगे। वैल्यू कितनी थी इसकी 1.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। ये कॉन्फिस्केशन को ध्यान में रखकर डेफिनेशन बनाई गई है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में शामिल होगी वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। चलिए अब अगली बात लेते हैं। मान लेते हैं जिसको ये गोल्ड मिला था, इसे एक बात का डर था कि कल को मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरा गोल्ड कॉन्फिस्केट हो जाएगा, और गोल्ड को अगर मैंने बेच के पैसे ले लिए तो इस पैसे को भी कॉन्फिस्केट किया जाएगा। इस व्यक्ति ने क्या किया, ये इंडिया का व्यक्ति था, कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसने मर्डर किया था, इसने गोल्ड को भेज दिया नेपाल। ये नेपाल भेज दिया गया, किसी तरीके से स्मगल करके ये गोल्ड पहुंच गया नेपाल। अब जब नेपाल में पहुंच गया तो क्या नेपाल में भी हमारी पीएमएलए अथॉरिटीज जाकर कॉन्फिस्केट कर सकती हैं, हम कहेंगे बिल्कुल। तो ये प्रॉपर्टी चाहे इंडिया में हो, चाहे ये गोल्ड नेपाल पहुंच जाए, हम इसे तब भी कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। पर अब एक दिक्कत है, कई सारे देशों के साथ हो सकता है हमारा इतना अच्छा ना हो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेट ना करे वो कंट्रीज हमें, और हमारे लिए कॉन्फिस्केट करना मुश्किल हो। अगर ऐसा हुआ तो हमने कहा क्या करेंगे, तुम्हारी जो इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी होगी किसी भी देश में, वो प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेंगे, या हमारे देश इंडिया में होगी उसे कॉन्फिस्केट कर लेंगे। तो हमने अगला थर्ड पॉइंट बनाया, वेयर सच प्रॉपर्टीज टेकन और हेल्ड आउटसाइड इंडिया। अगर आप इंडिया के बाहर ले गए, कंट्री के बाहर ले गए इस गोल्ड को, कोई बात नहीं, जो भी इस गोल्ड की वैल्यू थी उसके बराबर की प्रॉपर्टी को भी हम बोल देंगे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। चाहे वो प्रॉपर्टी कहां पर हो, विद इन द कंट्री, हमारे ही देश में हो या फिर अब्रॉड हो। तो अगर नेपाल चला गया है ये गोल्ड, हम कहेंगे नेपाल में भी ये कॉन्फिस्केशन ऑफ गोल्ड पॉसिबल है। इवन नेपाल में जाके कॉन्फिस्केट करें ये जरूरी नहीं है। क्या इंडिया में तुम्हारी कोई और प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं? यस। जैसे तुम्हारा घर है, उस घर को भी क्या नीलाम करके पैसे रिकवर कॉन्फिस्केट किया जा सकता है? उस घर को भी हम कहेंगे बिल्कुल किया जा सकता है। उसे कॉन्फिस्केट करो, गवर्नमेंट बाद में तुम उसके नीलाम करके बेच भी दो। सो तुम गवर्नमेंट आप क्या कर पाओगे, इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर पाओगे, चाहे वो इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी हो इंडिया में, चाहे वो इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी हो आउटसाइड इंडिया। चलिए जी, ये बात कब आएगी, जब ये गोल्ड इंडिया में नहीं रहा, इंडिया के बाहर चला गया। तो मैंने आपको पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 सारे के सारे करा दिए। प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट कहां देखी जाएगी, विद इन द कंट्री भी, अब्रॉड भी। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हमारी डेफिनेशन पूरी हो गई है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं। सेक्शन 3 ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हमने पूरा कर लिया है, ये 2(1)P पूरी हो गई है डेफिनेशन। शेड्यूल्ड ऑफेंस ये भी मैंने आपको करा दिया है, एक रट्टा इसमें आपका कि 1 करोड़ रुपीस या इससे ज्यादा की वैल्यू होगी तभी पार्ट बी के तहत ये शेड्यूल्ड ऑफेंस कहलाएगा। और पार्ट बी आपके लिए याद करना बहुत आसान था, कस्टम्स एक्ट सेक्शन 132 लिखा हुआ था। चलिए जी, नाउ ये हमने डेफिनेशंस कर ली हैं। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में भी हमने इतने पार्ट को तो कर ही लिया है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, कि हर तरीके की प्रॉपर्टी, आप ऐसे बोल सकते हो हर तरीके की प्रॉपर्टी, हर तरीके के असेट्स, या किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके के असेट्स, चाहे मूवेबल, इमूवेबल, इंटेंजिबल, टेंजिबल। अब अगली चीज, अगर मान लेते हैं आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, तो आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, कोई भी इसके ओनर है, मान लेते हैं मिस्टर ए, हमें कैसे पता चलता है कि मिस्टर ए इसके ओनर हैं? हम कहेंगे मिस्टर ए के नाम में कागजात होंगे। तो वो जो कागजात हैं, जो इसकी रजिस्ट्री के पेपर्स हैं, मान लेते हैं वो 20 पेजेस के पेपर्स हैं, ये 20 पेजेस को ही हम बोलेंगे प्रॉपर्टी है, कागज की ही वैल्यू है। सो हम कहेंगे
इसी वर्ड प्रॉपर्टी में शामिल हो जाएंगे वो सारे डीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स जिससे पता चलता है कि आप हो मालिक। मालिक के लिए वर्ड आ जाता है, आप हो, आपके पास टाइटल है, तो आप हो मालिक मीन्स आपके पास टाइटल है या आपका इंटरेस्ट है, जिससे मालूम चलता है ये प्रॉपर्टी आपकी, आपका कोई भी हक है। सो हो सकता है जॉइंट ओनरशिप हो, तो आपका अकेला टाइटल नहीं है लेकिन आपका इंटरेस्ट हो गया इस प्रॉपर्टी में। चाहे ये प्रॉपर्टी इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, लॉजिकल सी बात है, हमने कोई इंडियन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन थोड़ी बनाई है, प्रॉपर्टी बनाई है, तो विद इन इंडिया भी हो सकती है, आउटसाइड इंडिया भी। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन ने कितना बढ़िया काम किया है, सोचें तो लगता है वाओ। सपोजिंगली ये जो मर्डरर था, कॉन्ट्रैक्ट किलर था, इसे ₹1 करोड़ मिले हैं, कैसे? मर्डर करने के। इसके पास मान लेते हैं एक पिस्टल थी, अब वो पिस्टल थी सपोजिंगली ₹10 लाख की। इसने इस पिस्टल का यूज करके मर्डर किया है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है? हम कहेंगे कोई भी प्रॉपर्टी जो आपने हासिल की है। अब आती है बात प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, हमने प्रॉपर्टी बोल दिया, असेट्स या प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। क्या ये पिस्टल भी प्रॉपर्टी कहलाएगी? बस इस बात को सोचना है, क्या ये पिस्टल भी प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी नहीं है। ध्यान रखिएगा, लॉजिक आपके दिमाग में है, हमें कॉन्फिस्केशन करना है, हमें कॉन्फिस्केट करना है। तो कॉन्फिस्केट करना है, तो जब्त करना है, क्या इस पिस्टल को भी जब्त किया जाए? हम कहेंगे बिल्कुल किया जाए। लॉ मेकर्स ने वर्ड्स क्या लिखे, प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड यूज्ड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ऑफेंस कमिट करने में जो भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है उसे भी प्रॉपर्टी बोलोगे, जिससे कि उसे कन्फिस्केट किया जा पाए। तो हम क्या कहेंगे, ये पिस्टल भी क्या यूज हुई है इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। कमीशन मींस ऑफेंस कमिट करने में, बिल्कुल हुई है। क्या ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगी? बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हुए। अगर हम कहें एक्सप्लेनेशन बना ऐसे कि उसने प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को वाइडर मीनिंग दे दिया है, तो जो भी प्रॉपर्टी यूज होगी इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस उसे भी बोला जाएगा एज प्रॉपर्टी। चलिए अब ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन अभी मैंने आपको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? मैंने अभी तक अपना फोकस रखा था पार्ट ए और पार्ट बी पर, पार्ट सी पे नहीं गया था। अब आते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी किस लिए बनाया गया, इसका क्या लॉजिक है, इसे देखते हैं। चलिए एक सिचुएशन को लेते हैं, ये सिचुएशन आप लोगों को शो करता हूं मैं यहां पर। वेल सपोजिंगली सिचुएशन ऐसी लेंगे, हमने समझना है इसमें ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन क्या होता है। मैंने इसमें पहले ही कुछ नोटिंग की हुई है, इसे देखिएगा, इजी हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने मर्डर किया पाकिस्तान में, आउटसाइड इंडिया। हमारे देश का पीएमएलए लगता अप्लाई नहीं होता पाकिस्तान में, क्योंकि मर्डर अब किया पाकिस्तान में। क्या ये कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस है? अगर मुझसे कोई पूछे, मैं कहूँगा शेड्यूल्ड ऑफेंस होता अगर इंडिया में किया गया होता। पाकिस्तान में किया है तो ये शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है, क्योंकि जो आईपीसी है वो इंडिया में अप्लाई होता है, ना कि वो अप्लाई होता है इन पाकिस्तान। तो क्या ये शेड्यूल्ड ऑफेंस है? बिल्कुल नहीं, पर होता शेड्यूल्ड ऑफेंस अगर इंडिया में किया गया होता। अब सोचिएगा, लॉ मेकर्स ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन क्या बना रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन सिंपल तरीके से बताता हूं। इन वर्ड्स पे गौर करिएगा, क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस, और एक वर्ड है ऑफेंस। क्रॉस बॉर्डर का मतलब एक देश के बॉर्डर से दूसरे देश के बॉर्डर का कोई ना कोई लिंकिंग हो रही है। और यहां लिंकिंग कैसे हो रही है? पैसा आ जा रहा है। सिंपल शब्द में मैंने बोला पैसा, पैसा मींस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हम बोलेंगे। तो अगर पाकिस्तान में कोई गलत एक्ट किया गया, दैट मींस सपोज ऐसे समझ लीजिए पाकिस्तान में मर्डर किया गया, मर्डर का पैसा जो पाकिस्तान में मिला था इस मर्डरर को, इस कॉन्ट्रैक्ट किलर को, उसने पैसा इंडिया में भेज दिया, तो हम बोलेंगे ये ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन है। क्यों? रीजन बीइंग, एक ऑफेंस कहां किया गया? पाकिस्तान में। ये ऑफेंस अगर पाकिस्तान में ना करके, ये मर्डर पाकिस्तान में ना करके इंडिया में किया गया होता, तो क्या शेड्यूल्ड ऑफेंस कहलाता? हम कहेंगे बिल्कुल, तब ये शेड्यूल्ड ऑफेंस कहलाता। क्या इसका पैसा ट्रांसफर हुआ है इन इंडिया? बिल्कुल हुआ है, तो क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन है। लॉ मेकर्स ने देखिए डेफिनेशन कैसे बनाई है। डेफिनेशन देखिएगा क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन की। क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन की डेफिनेशन में कहा, इस वन को पढ़ते हैं, एनी कंडक्ट बाय अ पर्सन एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। मेरे एग्जांपल में ये प्लेस आउटसाइड इंडिया कौन सा है? ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई कंडक्ट किया। अब सोचिए, ये वर्ड्स नहीं लिखे कि शेड्यूल्ड ऑफेंस किया। क्यों नहीं लिखा? ये शेड्यूल्ड ऑफेंस होता तो इंडिया में ही तो होता। अब मेरा एग्जांपल क्या है? मर्डर किया गया इन पाकिस्तान। अब लॉ मेकर्स आगे बहुत बढ़िया वर्ड्स लिखे,
विच कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस एट दैट प्लेस, उस प्लेस पर ये एक ऑफेंस माना जाता है। अब भाई ये तुम्हें पता नहीं, हमने कौन सा पाकिस्तान का पिनल कोड पढ़ा है, पर इतना तो मान लेते हैं पाकिस्तान ऐसा देश तो जरूर है जो मर्डर को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता होगा। जैसे हमारा है आईपीसी, वैसे ही मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने भी हमारे आईपीसी को सपोज कॉपी किया होगा और बनाया होगा पाकिस्तान पिनल कोड, तो उसे बोल देते हैं पीपीसी। हमारे देश का इंडियन पिनल कोड, पाकिस्तान क्या हो गया, बिल्कुल मान लीजिए कॉपी पेस्ट पाकिस्तान पिनल कोड। ठीक हुई बात। ऑफेंस है क्या एट दैट प्लेस, हम कहेंगे बिल्कुल पाकिस्तान पिनल कोड में भी लिखा हुआ है मर्डर इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। अगर ये हुआ तो आगे चेक करो, विच वुड हैव कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन पार्ट ए, इस बात को चेक करो कि यही ऑफेंस जो मर्डर किया गया है पाकिस्तान में, क्या इंडिया में अगर किया गया होता तो क्या पार्ट ए में कवर होता, मैं कहूंगा बिल्कुल कवर होता, आईपीसी में कवर्ड है। नाउ अगली बात आप चेक करो, क्या इस पैसे को ट्रांसफर किया गया है, पैसा मींस जो मैंने एग्जांपल शॉर्ट में बोल दिया है ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, क्या ये प्रोसीड्स ऑफ सच कंडक्ट को भेजा गया है टू इंडिया, आंसर इज यस, पाकिस्तान से पैसा इंडिया में आया है। तो पाकिस्तान से अगर इंडिया में पैसा आया, कौन सा पैसा, जो मर्डर का पैसा था, और मर्डर क्या है पाकिस्तान में भी पनिशेबल है, तो हम कहेंगे ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन है। अगर इसी को मैं ऐसे रखूं, कोई व्यक्ति ने मर्डर किया इन पाकिस्तान, हम पहली बात चेक करेंगे क्या ये ऑफेंस है इन पाकिस्तान एज पर पाकिस्तान पिनल कोड, सपोज हमें आंसर मिलता है यस, और मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होगा अगर आप पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ो। अगली बात आप चेक करोगे, अगर ये इंडिया में किया गया होता तो क्या ये शेड्यूल्ड ऑफेंस होता, अज्यूम करते हैं अगर यही ऑफेंस पाकिस्तान में ना होकर इंडिया में होता, तो बिल्कुल ये शेड्यूल्ड ऑफेंस होता, आंसर आया यस। अगली बात हम चेक करेंगे, क्या हम देखेंगे कि जो आपको पैसा मिला था पाकिस्तान में, वो मिला था सपोजिंगली मैं कहता हूं ये आपके पाकिस्तानी रुपये थे तो उसको मैंने पीकेआर बोल दिया, ये जो आपको मिले थे सपोज 80 लाख रुपीस मिले थे, पाकिस्तानी रुपीस थे, वो क्या आपने जो पाकिस्तान में रिसीव हुए थे क्या वो ट्रांसफर किए टू इंडिया, हमें सपोज इसका भी आंसर मिलता है यस। तो जो पाकिस्तान में मर्डर का पैसा मिला था उसे इंडिया में ट्रांसफर किया गया, क्या ये ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन है, हमारा आंसर होगा यस। ठीक हुई बात। तो कंडीशंस क्या क्या हैं ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन होने के लिए। फर्स्ट कंडीशन, किसी ने कोई ऑफेंस किया हो, कहां किया हो, इंडिया के बाहर किया हो, और इंडिया के बाहर इसे एक ऑफेंस बोला जाता हो। इंडिया में अगर सेम ऑफेंस किया होता तो शेड्यूल्ड ऑफेंस कहलाता। तीसरी बात हमने चेक करेंगे, जो इंडिया के बाहर पैसा मिला था क्या उसे ट्रांसफर किया गया टू इंडिया, अगर ये सारी बातें पूरी हो जाती हैं तो ये ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन है। अब आ जाते हैं जस्ट इसका अपोजिट केस लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर पढ़ लेंगे। जस्ट अपोजिट मीन्स अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है इन इंडिया, हम चेक करते हैं क्या ये कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस है, हम मिलता है यस। कहाँ किया गया है, कमिटेड इन इंडिया, आंसर आ गया यस। अब इस पैसे को इंडिया से बाहर भेज रहे हो किसी भी देश में, तो जो आपने रिसीव किया पैसा सपोज इंडिया में रिसीव किया तो INR 80 लाख था, ये INR 80 लाख जो आपको इंडिया में रिसीव हुए इसे आपने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया टू सम कंट्री आउटसाइड इंडिया, क्या ये भी ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन कहलाएगा, हम कहेंगे बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि दो देश इन्वॉल्व हो गए हैं, पैसा एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, पैसा था कैसा, गलत पैसा था, ये मर्डर का पैसा था जिसे आप इंडिया के बाहर भेज रहे हो या भेजने की कोशिश कर रहे हो, लॉ मेकर्स ने भेजने की कोशिश को भी कवर किया, ये भी ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन है। चलिए जी अब इसे पढ़ लेते हैं। सेकंड सब क्लॉज, एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल कमिटेड इन इंडिया, जैसे मर्डर कमिटेड इन इंडिया हुआ, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिले, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को ट्रांसफर कर दिया गया आउटसाइड इंडिया, या कोशिश की गई और उस समय पकड़े गए, तो भी हम बोलेंगे ये ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन है और इसीलिए पनिशेबल हो जाओगे फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। तो अगर कोशिश की गई ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, आई बिलीव क्लियर। चलिए अब एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सा वर्ड बोलने जा रहा हूं। आमतौर पर एक आम व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या समझता है, आप पूछेंगे जब भी, शायद 80% लोग या इससे भी ज्यादा लोग आपको आंसर पता है क्या देंगे, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। जो ब्लैक मनी होती है उसे बना देना, या तो बोलेंगे वर्ड कन्वर्ट कर देना, या वो कहेंगे शो करना एज वाइट मनी। आप लोग सोचेगा क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का सही मतलब है, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। चलिए जी, करेक्ट आंसर इज ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। कई लोगों को लगता है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज में कोई गड़बड़ की है आपने, दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज था और वो फॉरेन एक्सचेंज सपोज इंडिया से पैसा, इसे मैं फॉरेन एक्सचेंज भी बोल देता हूं, INR भी बोल देता हूं। सो
या तो इंडिया से इंडिया का पैसा बाहर भेजा गया, या मे बी इंडिया के बाहर से पैसा इंडिया में आया, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आया, तो फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया आना, या आईएनआर को इंडिया से बाहर भेज देना आउटसाइड इंडिया, इसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ये भी बहुत लोग सोचते हैं। सोचेगा क्या ये सही मीनिंग है? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं? मैंने आपको सिंपल बताया, शेड्यूल्ड ऑफेंस ही नहीं है, इसलिए। तो बड़ी बड़ी गलत फहमी है। अब जो चीज़ लोग बोलते हैं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना इज मनी लॉन्ड्रिंग, वो तो पक्का गलत है। मैं आपको अगर एक लाइन ऐसी बोलूँ, कोई डर्टी मनी है, अब कोई डेफिनेशन नहीं है डर्टी मनी की, ये तो मैंने अपने पास से बोल दिया, उसको सपोज आप शो करने लगते हो एज क्लीन मनी, तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है? सोचेगा वर्ड्स को, डर्टी मनी को क्लीन मनी दिखाना, मैं कहूँगा यस ये मनी लॉन्ड्रिंग है। और सोचेगा लॉ मेकर से कितना बढ़िया नाम रखा है, लॉन्ड्रियरिंग। लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है? लॉन्ड्री में कपड़े भेजे जाते हैं, गंदे कपड़े, और जब लॉन्ड्री से निकल कर आते हैं तो साफ निकल कर आते हैं। लॉ मेकर्स ने यही बात सोचकर डर्टी वर्ड और क्लीन वर्ड को दिमाग में रखा, तभी वर्ड लॉन्ड्रियरिंग यूज किया। लॉन्ड्री है तो लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, इसका मतलब डर्टी को आप क्लीन कर रहे हो, कर नहीं रहे हो, वैसे करना आप दिखा रहे हो, शो कर रहे हो। इससे लॉ मेकर्स के लिखे गए वर्ड्स कितने अच्छे हैं। उन्होंने वर्ड्स क्या लिखे कि आप कर नहीं रहे हो तो दिखा रहे हो, दिखा रहे हो, इसके लिए उन्हें वर्ड्स यूज किए, प्रोजेक्ट कर रहे हो, है नहीं है, कन्वर्ट वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ पे से क्लेम कर रहे हो। ये जो व्यक्ति था कॉन्ट्रैक्ट किलर, जिसने एक्सपोर्टर से कमीशन इनकम का एक चेक लिया था, वो कमीशन इनकम एक्चुअल नहीं थी। जब सारे फैक्ट सामने आएंगे, पकड़े जाओगे तो मालूम चलेगा क्लेम ही तो कर रहे थे, कन्वर्ट नहीं हुआ। तो वर्ड्स देखिएगा, हम कहेंगे ये जो एरो है, एरो का मतलब लॉ मेकर्स के वर्ड्स हैं प्रोजेक्टिंग, क्लेमिंग। किस चीज को, जिसे मैं सिंपल शब्द में बोल रहा हूं डर्टी मनी, उसे आप बोल सकते हो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब क्या होगा, मे बी आपको ये चीज़ें कुछ महीने, सालों तक, या जब तक आप एग्जाम देते हो तब तक तो याद रहती हैं। कई बार होता है एग्जाम दिए हुए 4-5 साल हो गए तो आप भूल जाते हो एग्जैक्ट कीवर्ड्स क्या थे। शायद आप प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भूल जाओ, पर ये वर्ड्स शायद याद रहेंगे, डर्टी मनी। तो गंदे पैसे को साफ पैसा दिखाना, जबकि एग्जाम में हम डर्टी मनी नहीं लिखेंगे। एग्जाम में हम क्या वर्ड्स लिखेंगे? एग्जाम में हम लिखेंगे ये वर्ड्स, ये हमारे लिए कीवर्ड्स हो गए। कीवर्ड्स कौन से? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, उन्हें प्रोजेक्ट या क्लेम किया जाए एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। कोई भी प्रोसेस एक्टिविटी करके, आपने कोई प्रोसेस एक्टिविटी किया, प्रोसेस एक्टिविटी क्या था? प्रोसेस एक्टिविटी था एक्सपोर्टर से एक कमीशन का चेक लेना। इस सब को हम क्या बोलेंगे? ये मनी लॉन्ड्रिंग है। हम कहेंगे यस, प्रोसेस और एक्टिविटी जिससे प्रोजेक्ट क्लेम किया जाए, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। सिंपल शब्दों में ये हो गया मनी लॉन्ड्रिंग। चलिए जी, नाउ अब जो हम चीज़ पढ़ रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं। मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा था कि व्हाट इज क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन, वो हमने देख लिया। इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस किया, जो इंडिया में किया होता तो शेड्यूल्ड ऑफेंस कहलाता, और इंडिया के बाहर से वो जो पैसा था वो भेजा जा रहा है इंडिया में, या इसका वाइस वर्सा बोल दीजिए, इंडिया में कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस हुआ और उस पैसे को इंडिया के बाहर ट्रांसफर किया गया या ट्रांसफर नहीं कोशिश की गई। ये तो हो गया क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। लॉ मेकर से पार्ट सी को कैसे बनाया है अब देखिएगा। पार्ट सी पहले हमारा पेंडिंग था, अब हम पार्ट सी को पढ़ते हैं। पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल। लॉ मेकर देगा दो शर्तें हैं। पहली तो ऑफेंस कैसा हो, क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन का, जो हमने पढ़ लिया। अगली बात ये क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन का ऑफेंस कहाँ स्पेसिफाइड हो, पार्ट ए। जैसे हमने पार्ट ए लिखा, हम कहेंगे लगभग सारी बातें कवर हो गई। पार्ट ए में 29 पैराग्राफ्स इंक्लूडेड थे, केवल एक बात ही तो इंक्लूडेड नहीं थी पार्ट ए में, कस्टम्स एक्ट जो लिखा हुआ है पार्ट बी का सेक्शन 132, बस ये कवर होना रह गया, कोई बात नहीं। तो लगभग पार्ट सी का कवरेज क्या हो गया, पूरा पार्ट ए कवर कर लिया। बस पार्ट सी कब अप्लाई होता है, जब होता है ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। अगली चीज, ये ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो चैप्टर 17 में लिखे गए हैं ऑफ इंडियन पिनल कोड। अब भाई ये चैप्टर 17 तो बहुत लंबा है, इसमें तो आपको शायद 50-60 इससे भी ज्यादा सेक्शंस मिल जाएंगे। ये स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 378 पर और जाता है 462 पर। इसमें कई तरीके के ऑफेंसेस लिखे हुए हैं, एक्सटॉर्शन, डकैती, रॉबरी वगैरह वगैरह। सो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर इतना रट्टा तो बनता है। चैप्टर 17 ऑफ इंडियन पिनल कोड में लिखे हुआ कोई भी ऑफेंस करोगे, वो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, उसे हम बोलेंगे एज ऑफेंस ऑफ क्रॉस, उसे हम बोलेंगे पार्ट सी में इंक्लूडेड, अगर वो होगा ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। एक सेक्शन 51 है ब्लैक मनी एक्ट का, अब मैंने इसे शॉर्ट में बोलना है ब्लैक मनी एक्ट। सो ब्लैक मनी एक्ट का जो सेक्शन 51 है उसे भी हम कहेंगे पार्ट सी में कवर होता है। अब इसमें क्या चीज़ है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आप खुद से इसे ज़रूर थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ये सेक्शन 51 दो सिचुएशंस को देखता है, आप इंटेंसिटी देख सकते हो। 3 साल की मिनिमम सज़ा बोलता है
और 10 साल तक की सज़ा हो सकती है एक केस में। तो इसमें टोटल में 2 केसेस लिखे गए हैं, एक केस है जिसमें इतनी बड़ी सज़ा है। आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, जिससे एक आइडिया लगे कि लॉ कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। कहते हैं सेक्शन 51 को भी हम स्ट्रिक्ट बनाएंगे और साथ में सेक्शन 51 की बात को पीएमएलए में भी लिख देंगे। चलिए जी, ये अब हमारा पार्ट सी हो गया। अब अगर हम देखते हैं हमने क्या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड सारी चीज़ को कर लिया है, तो आई बिलीव मैंने आपको मनी लॉन्ड्रिंग कंसेप्ट और रिलेटेड कंसेप्ट्स को करा दिया है। ये डेफिनेशन भी पूरी हो गई है। ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर्स इम्प्लीकेशन, ओनली हमारे पास ये 3 डेफिनेशंस बची हुई हैं जो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, पर अभी वाले कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं है। इन्हें हम करेंगे किसी और कंसेप्ट के साथ में। वेल, अब मैं आपको आज की क्लास में एक छोटी सी चीज़ और करवा रहा हूँ, दैट इज सेक्शन नंबर 4। हमने सेक्शन 3 में मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन पढ़ी, सेक्शन 2 में कुछ और मिसलेनियस डेफिनेशंस पढ़ी। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 4, punishment for money laundering. Whoever commits the offense of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment. Rigorous imprisonment, कठोर सज़ा। कठोर सज़ा कैसी होती है, अब ज़्यादा डिटेल तो मुझे नहीं पता, जो मूवीज़ में देखते सुनते हैं उससे बता सकता हूँ कि कठोर सज़ा होगी कि बेड़ियों में रखा जाएगा, पत्थर तोड़वाए जाएंगे। सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी। इम्प्रिजनमेंट 2 तरीके की होती है, यहाँ तो हम बोलते हैं सिंपल इम्प्रिजनमेंट, यहाँ हम बोलते हैं रिगरस। तो ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर्स। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर प्रूव हो गया मनी लॉन्ड्रिंग की है, कम से कम 3 साल की जेल की सज़ा होगी। जो कोर्ट का जज आपका केस सुन रहा है, अगर वो रहम करने की कोशिश करे, फॉर एग्जांपल जिसने मर्डर किया वो कहता है जी पहली बार मैंने मर्डर किया, इससे पहले मैंने कभी कोई ऑफेंस नहीं किया, मेरा कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, सब पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर मैं जेल गया तो ये बेचारे आगे अपनी ज़िंदगी कैसे जी पाएंगे। क्या जज 3 साल से कम की सज़ा सुना सकता है? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल, क्योंकि लॉ कहता है जज को कम से कम 3 साल की सज़ा। लेकिन ये सज़ा मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 7 साल। तो जज की डिस्क्रिशन सज़ा को 3 साल से ज़्यादा की भी सुना सकता है, पर 7 साल से ज़्यादा नहीं। एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। कुछ समय पहले तक, जब तक अमेंडमेंट नहीं हुई थी, यहाँ फाइन की एक लिमिट लिखी हुई थी, इतने रुपीस। अब मैं आपको बताना नहीं चाहता कहीं दिमाग में वो फिगर ना बैठ जाए। क्या फाइन की कोई भी लिमिट है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, नो लिमिट। तो फाइन की कोई भी लिमिट नहीं है। जज जितने मर्जी लैक्स या इवन करोड़ रुपीस का भी, करोड़ ऑफ रुपीस का भी फाइन लगा सकता है। सो नो लिमिट। और ये बात एक बात से और क्लियर होती है, पहले कभी लिमिट होती थी, अमेंडमेंट करके लिमिट को हटाया। इसका मतलब लॉ मेकर्स नहीं चाहते कि कोई भी लिमिट रहे, जो भी कोर्ट ठीक समझे उतने लैक्स, उतने करोड़, थाउजेंड्स का फाइन लगा सकता है। चलिए अब वर्ड्स देखते हैं। वर्ड्स है एंड, इसका मतलब इम्प्रिजनमेंट भी जरूर होगी और साथ के साथ फाइन भी जरूर होगा। चाहे फाइन 10,000 रुपए का हो, पर फाइन होगा जरूर। तो दोनों बातें होंगी, इम्प्रिजनमेंट भी और साथ के साथ फाइन भी। अब देखते हैं, मैंने आपको एक एक्ट के लिए ना एब्रीविएशन बोली थी, एनडीपीएस एक्ट। ये एनडीपीएस एक्ट कहाँ पे लिखा गया था? पार्ट ए में लिखा था। पार्ट ए का कौन से नंबर का पैरा था? पैराग्राफ नंबर 2 था। अब मैंने आपको क्यों एनडीपीएस एक्ट लिखा था, उसकी एक खास वजह वो देखते हैं। खास वजह भी पढ़ने को मिलेगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग रिलेट टू एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर पैराग्राफ 2 ऑफ पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल। शेड्यूल के पार्ट ए के पैराग्राफ 2 में था, तो पैराग्राफ 2 कौन सा था? एनडीपीएस एक्ट था। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल हैव इफेक्ट एज इफ फॉर द वर्ड्स विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। ये जो शब्द लिखे गए हैं ऊपर, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, the words which may extend to 10 years had been substituted। आप ऐसे पढ़ना इस सेक्शन 4 को, जैसे 7 ईयर्स वाली बात नहीं थी। 7 ईयर्स की जगह कौन सी बात थी? 10 ईयर्स की बात थी। पर कब पढ़ना? जब हो एनडीपीएस एक्ट। इसका सिंपल मतलब, अगर एनडीपीएस एक्ट का किया गया है, एनडीपीएस एक्ट के तहत आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कमाए थे और उसको आपने किया है मनी लॉन्ड्रिंग, उसकी की है, तब हम बोलेंगे सेक्शन 4 अप्लाई किया जाएगा। जो मैक्सिमम सजा है वो 7 ईयर्स की नहीं होगी, वो मैक्सिमम सजा कितनी हो जाएगी? 10 ईयर्स की हो जाएगी। क्या बाकी बातें सेम रहेंगी? मैं कहूँगा पक्का सेम रहेंगी। सेम रहने का मतलब मिनिमम सजा अभी भी 3 साल रहेगी। और क्या फाइन भी रहेगा? फाइन भी रहेगा विदाउट एनी लिमिट। तो एनडीपीएस एक्ट के लिए हम कहेंगे हमारे पास क्या चेंज होने जा रहा है? 7 ईयर्स की जगह 10 ईयर्स की बात होने जा रही है। एनडीपीएस एक्ट, आप एग्जाम में एनडीपीएस नहीं लिखोगे, आप पूरा नाम लिखोगे और एग्जामिनर इस पर क्वेश्चंस भी बना चुका है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। अब ये क्या होते हैं नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस? इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने कभी मूवीज देखते वक्त सुने होंगे, जैसे कोकीन होती है, गांजा होता है, अफीम होती है, ओपियम जिसे बोल देते हैं। ये सारे के सारे जो नशीले पदार्थ हैं, इन्हें बोलते हैं हम, ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं जो इंसान का दिमाग
बदल देते हैं। लोग कहते हैं जो इन्हें कंज्यूम करते हैं कि उसका तो अलग ही एहसास होता है। शुरू में जब 1 2 5 बार लिया जाए तो अलग ही एहसास होता है, अलग ही मज़ा होता है, अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो। और सच्ची बात है, कुछ दिनों या महीनों के बाद दुनिया में ही नहीं रहते हो, दुनिया से ही ऊपर चले जाते हो। ये है नशीले पदार्थ। तो नशीले पदार्थों के लिए लॉ मेकर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। वो कहते हैं अगर आपने जो शेड्यूल्ड ऑफेंस किया है वो शेड्यूल्ड ऑफेंस ये है, फॉर एग्जाम्पल कोई ओपियम का करता है बिजनेस, ओपियम उगाता है, अफीम उगाई जाती है। वैसे इंडिया में आज भी ये बिजनेस बहुत होता है, ओपियम उगाई जाती है या ओपियम को कहीं बाहर के देशों से इंपोर्ट किया जाता है और लोगों को बेची जाती है। जो लोग भी ये ऑफेंस करते हैं, वो ऑफेंस करके जो ओपियम बेचकर उनके पास पैसा आया, उस पैसे को अगर उन्होंने अनटेंटेड प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट किया, क्लेम किया, पकड़े गए तो मनी लॉन्ड्रिंग है। और मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में कितने साल जेल में जाओगे? कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। 10 साल की बात क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ ऑफेंस कौन सा किया है? एनडीपीएस एक्ट का किया है। तो शेड्यूल्ड ऑफेंस अगर होगा एनडीपीएस एक्ट वाला तो सजा हो जाएगी मैक्सिमम 7 ईयर्स के बजाय 10 ईयर्स। चलिए जी, आई बिलीव सेक्शन 4 अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, शायद कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए जी, सो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। सेक्शन नंबर 4 पर बाकी कंसेप्ट इसी चैप्टर के कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।